हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आज तक की सबसे महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। अगर आप लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं 31 जनवरी के लिए, तो ये वीडियो देखना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। जितना भी आज तक निचोड़ है जो आपके सीटेट के एग्जाम में सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, मोस्टली जो मेन इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक है उन सभी को इंक्लूड किया है मैंने आज की वीडियो के अंदर। लगभग 50 ऐसे टॉपिक है जिनमें से हर साल आपके सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। हर एक टॉपिक में से एटलीस्ट 1 नंबर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, 2 से 3 नंबर भी आपको देखने को मिलेंगे। कुल मिला के आज की वीडियो आपके सभी सब्जेक्ट का निचोड़ है। मिनिमम मान के चलिए इस वीडियो से आप लोग 40+ नंबर इकट्ठे कर लोगे अगर आपने चीजें अच्छी तरीके से देख ली। वीडियो थोड़ी बड़ी होने वाली है, चाहे आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा हो, अगर पढ़ा है तो आपकी रिवीजन हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी और कुछ नए नए आपको कंसेप्ट देखने को मिलेंगे आज की वीडियो के अंदर। ठीक है, तो वीडियो पास भी करा देगी। जिन बच्चे की थोड़ी तैयारी हो भी रखी है तो उनके अच्छे नंबर गेन करने में बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी। तो एक एक टॉपिक में उठाऊंगा, एक एक टॉपिक को कवर करूंगा, शॉर्ट में सारी चीजें बताऊंगा और वो चीजें बताऊंगा जो आपके पेपर में आने वाली है। तो इसलिए एक एक टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप आप लोग देखते जाइए, ठीक है। और देख लेना, इन चीजों को कर लेना आप जो टॉपिक में करा रहा हूं। ये पास मैंने इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि आज की वीडियो आपको सच में सीटेट का एग्जाम पास करा देगी। ठीक है, 50 महत्वपूर्ण टॉपिक है जिनमें से मान के चलिए 40 में मिनिमम बता रहा हूं, वरना इससे ज्यादा ही आपको देखने को मिलेंगे। चलिए बात करते हैं आपके पहले महत्वपूर्ण टॉपिक की। वो आता है आपका जीन प्याजे। आपकी सीडीपी के अंदर जरूर क्वेश्चन आता है, हर साल पूछा जाता है सीटेट के अंदर जीन प्याजे से संबंधित। अब इसके अंदर क्या क्या मेन चीजें हैं वो हमें देखना जरूरी है। देखिए, जीन प्याजे जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी इन्होंने दी थी। ठीक है, ये स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे, इस बात को ध्यान रख लीजिए। और इनके द्वारा इन्होंने जो कंसेप्ट बताए थे उनके ऊपर ध्यान करते हैं। बेसिकली इस सिद्धांत के अंदर इन्होंने ये बताया था, इसको भी जान लीजिए, कि जो बच्चा होता है, जैसा आप लोग थे, मैं भी था, जब शुरुआत में जब बच्चे होते हैं तो शुरुआत में क्या काम करते हैं, शुरुआत में वो उनका विकास होता है, उसके बाद वो चीजें सीखते हैं। यानी पहले उनका डेवलपमेंट होता है और बाद में वो लर्निंग होती है। ये जो 4 स्टेज अभी आएगी ना, ये स्टेप बाय स्टेप इसलिए ही आपकी कि पहले बच्चे का ऐसे ऐसे विकास होता जाता है, जैसे जैसे विकास होता है बच्चा चीजें सीखता जाता है। अब इन्होंने जो कंसेप्ट बताए थे उन कंसेप्ट को जानते हैं, यहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं। पहला है आपका अनुकूलन यानी एडेप्टेशन। इसको कहते हैं वातावरण के अनुसार खुद को ढालना। जैसा आप लोग अब एग्जाम देने जा रहे हो, अब एग्जाम में से आप में से बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो बड़े फुर्ती वाले बच्चे होंगे कि जल्दी से पेपर आ जाए, जल्दी से हम उसको उड़ा दे। दूसरे टाइप के बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें पेपर से डर लग रहा होगा कि भाई अभी तक एग्जाम की तैयारी नहीं की, उनकी जो एनर्जी मिलेगी वो बहुत लो मिलेगी। तो ये क्या होता है, ये लेवल ऑफ एडेप्टेशन होता है, यानी अनुकूलन का स्तर होता है। वातावरण के अनुसार खुद को ढाल लेना, ये होता है अनुकूलन। अब इसके अंदर भी इसके जो 2 चरण है वो क्या है, ये महत्वपूर्ण है आपके। पहला है आत्मसातकरण, जिसको एसिमिलेशन बोल देते हैं। दूसरा है एकोमोडेशन, जिसको समायोजन बोल देते हैं। आत्मसातकरण होता है बेसिकली पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए बच्चे ने पहले डॉग देख लिया और जो डॉग देखा वो ब्लैक कलर का डॉग देखा। अब इसको पता चल गया कि भाई डॉग की 4 टांगे होती है, एक पूंछ होती है, मूछें होती है, भो भो करता है। लेकिन कुछ दिन के बाद इसने एक और डॉग देखा, लेकिन ये डॉग ब्लैक ना होकर ये वाला डॉग था व्हाइट। अब इसने देखा कि यार सेम फीचर तो इसके डॉग वाले जो पहले देखे वो है, लेकिन कलर सेम अलग है इसका, वहां ब्लैक था या व्हाइट है। तो इसने क्या काम किया, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ लिया। यही होता है आपका एसिमिलेशन, आत्मसातकरण। उसके अलावा दूसरी टर्म आपकी समायोजन यानी एकोमोडेशन, जब पूर्व ज्ञान को संशोधित किया जाए। ठीक है, जैसे पूर्व ज्ञान क्या था, अब इसको बच्चों को पता चल गया कि देखो डॉग जो होते हैं ना, इनकी 4 टांगे होती है, एक पूंछ होती है, भो भो करते हैं, और ये ब्लैक व्हाइट भूरा कैसे भी कलर का हो सकता है। लेकिन कुछ दिन के बाद बच्चे के सामने डॉग की जगह आ गई कैट यानी बिल्ली आ गई। अब उसने देखा यार इसकी भी 4 टांगे है, इसकी भी एक पूंछ है, लेकिन ये भो भो नहीं कर रही, ये म्याऊ म्याऊ करती है। तो बेसिकली इसने पूर्व ज्ञान में संशोधन करा। तो ये हो जाएगा आपका अकोमोडेशन, समायोजन। 2 टर्म्स हो गए आपकी कंप्लीट। उसके अलावा इक्विलिब्रेशन होता है, साम्य धारण होता है, इन दोनों के बीच बैलेंस बनाना, इनको इक्वल करना। ठीक है, बेसिकली सबसे ज्यादा ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये बहुत ही रेयर चांस होता है, कभी नहीं आता, ये बहुत महत्वपूर्ण है। उसके अलावा इसके अंदर तीसरी टर्म आपकी स्कीम्स और स्कीमा। स्कीम्स होता है किसी काम को करने के अलग अलग तरीके। जैसे मान लीजिए बच्चा जब सो के उठता है तो सो के उठते ही उसको भूख लगती है, तो भूख लगने के बाद क्या काम करता है, रोना स्टार्ट कर देता है। आपका स्कीम्स हो गया। स्कीमा होता है कि जो एक्टिविटीज हमारे माइंड के थ्रू होती है। जैसे अभी आप लोगों ने हाथ में मोबाइल रखा होगा, मोबाइल हाथ में ऐसे पकड़ा हुआ, ईयरफोन कान में लगाई होगी। अब जो ये हाथ में पकड़ा हुआ है, ये जो एक्टिविटीज आप कर रहे हो या साइड में जो पॉइंट लिखते जा रहे हो जो आपको नहीं आते,
तो ये क्या काम कर रहे हो आप, ये एक्टिविटीज अपने माइंड के थ्रू कर रहे हो, तो बेसिकली हो जाएगा आपका स्कीमा। ठीक है, उसके अलावा बात करते हैं अब आपके संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं, 4 स्टेज, जहां से आपके क्वेश्चन हर बार आपके सीटेट में एक देखने को मिलते हैं। पहली अवस्था है आपकी संवेदी पेशी अवस्था, जिसको सेंसरी मोटर स्टेज बोल देते हैं। ये होती है आपकी जन्म से लेकर 2 साल तक की, यानी जब बच्चा जन्म से लेकर 2 साल तक का होता है। अब इस स्टेज में बच्चा क्या काम करता है, इसमें बच्चा अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। यानी बच्चे के जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, 5 तरीके के सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, आंख, नाक, कान, जीभ और स्किन, ये 5 तरीके के सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं। इनकी हेल्प से बच्चा सीखता है इस वाली स्टेज के अंदर। उसके अलावा वस्तु स्थायित्व का गुण इसी स्टेज में आता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस इसी स्टेज में आता है, संवेदी पेशी अवस्था में। बहुत बार रिपीट हुआ है आपके सीटेट के एग्जाम में। वस्तु स्थायित्व क्या होता है, जब बच्चा किसी छुपी हुई चीज को अपने सेंसरी ऑर्गन्स के थ्रू सीख लेता है, जो मैंने अभी 5 बताए। मान लीजिए आप बच्चे को, ये पेन है, ये बच्चों को छुपा दो उसकी नजरों के सामने से, या मोबाइल छिपा दो, तकिए के पीछे रख दो, तो बच्चा अपने सेंसरी ऑर्गन्स के थ्रू इसको ढूंढ लेगा। चाहे एक्सपेरिमेंट करके देख लेना आप, ठीक है, अगर आपके घर में बच्चे होंगे तो। दूसरी स्टेज आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज। ये होती है आपकी 2 साल से लेकर 7 साल तक की। अब बच्चा इतने साल का हो गया, इसमें बच्चा अपने सामने आने वाली चीजों को देख पाएगा, समझ पाएगा, लेकिन कोई क्रिया नहीं कर पाएगा। बेसिकली नाम है इसका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यानी क्रिया करने से पहले की अवस्था। ये होती है 2 से 7 साल तक। इनकी ये टाइम पीरियड भी देखते जाना, ये भी एग्जाम के अंदर बहुत बार आते हैं कि ये किस साल से किस साल तक की होती है। ठीक है, उसके अलावा इस अवस्था में क्या होता है, इसमें बच्चा जीववाद, अहम केंद्रित, अपलटावी केंद्रीकरण, मुद्रा, बाहर, हाइट, वेट आदि के कंसेप्ट को समझ नहीं पाता। जीववाद क्या होता है, एनिमिज्म, जब बच्चा लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स में डिफरेंस नहीं कर पाता। जैसे मान लो बच्चा गिर गया या बच्चों को चोट लग गई, गेट लग गया उसके पैर के अंदर, तो हम घर वाले आते हैं, हम गेट को मारना शुरू कर देते हैं, तूने हमारे बच्चों को कैसे मार दिया। या जैसे जमीन पर गिर गया तो मारते उसको कि धरती माता तूने कैसे कर दिया, तो उसकी पिटाई करेंगे, तो देखना बच्चा चुप हो जाएगा। अब बच्चों को पता ही नहीं है कि कौन सी चीज लिविंग है, कौन सी नॉन लिविंग है, उसे सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं पता। तो बेसिकली ये जीववाद होता है आपका इसी स्टेज के अंदर। अहम केंद्रित, ये भी इसी स्टेज में होता है, जब बच्चा सिर्फ वो चाहता है, जो मानता है वही ठीक है, बस बाकी और सब कुछ ठीक नहीं है। बच्चा क्या, जो आप लोग वीडियो देख रहे हो ना, आपके अंदर भी बेसिकली ये चीज देखने को मिलेगी। जब शादी ब्याह में जाते हैं, हर कोई बन ठन के जाता है अपने हिसाब से, चाहे लड़का हो लड़की हो, तो बेसिकली सबके माइंड में होता है कि हर कोई हम ही देख रहा है, A to Z सबकी नजर हमारे ऊपर है। ठीक है, तो यानी खुद ही अपने अंदर ये कंसेप्ट बना हुआ है, जो हम सोच रहे हैं बस वही सही है, ऐसी बच्चा सोचता है। तो अहम केंद्रित होती है आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। उसके अलावा अपलटावी का गुण भी जो नहीं आता, वो भी इसी अवस्था में होता है। जैसे मान लीजिए आप बच्चों को लिख कर दे दो कि बताओ 3 + 4 कितना होगा, तो बच्चा बता देगा सर 7 होगा। लेकिन अगर आप इसको पलट कर दे दो कि बताओ तो 4 + 3 कितना होगा, अब बच्चा कंफ्यूज हो पाएगा, यानी अपलटावी का गुण उसको नहीं आएगा। उसके अलावा केंद्रीकरण, ये भी इसी अवस्था में होता है, यानी सेंट्रेशन। इसके अंदर क्या होता है कि बच्चा किसी एक चीज की सारी विशेषताओं को छोड़कर खाली एक चीज के पीछे पड़ जाएगा। मान लो बच्चों को आप अपना एक मोबाइल फोन दे दो। अब मोबाइल फोन के कितने ज्यादा काम होते हैं भाई, उसके अंदर कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, अपने ऑफिस का काम करते हैं, ठीक है। लेकिन बच्चों को सिर्फ एक ही चीज से मतलब है, उसके अंदर गेम खेलना, यानी सब चीज को छोड़कर वो खाली एक चीज के अंदर उसने अपना ध्यान केंद्रित कर लिया, सेंटर कर लिया। उसके अलावा जो भी अलग और कंसेप्ट होते हैं, जैसे मुद्रा का हुआ, पैसे का हुआ, आप बच्चों को 2000 का नोट रख दो सामने और बहुत सारे सिक्के रख दो, तो बच्चा 2000 के नोट को छोड़ देगा, सिक्कों के ऊपर ज्यादा टूटेगा। ठीक है, क्योंकि बेसिकली बच्चों को, इस साल तक के बच्चों को वो चीजें चाहिए जो क्वांटिटी में ज्यादा हो। तो मुद्रा संपत्ति होगा, जैसे डिस्टेंस हो गया, हाइट, वेट आदि, ये जितने भी कंसेप्ट है ना, बच्चा नहीं समझ पाता। जो चीज ज्यादा दिखेगी बच्चा उसकी तरफ को ज्यादा आकर्षित होगा। ये सब इसी स्टेज के अंदर होता है। उसके अलावा तीसरी स्टेज होती है आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी कॉन्क्रीट आपके ऑपरेशनल स्टेज। ये होती है आपकी 7 साल से लेकर 11 साल तक की। इसमें बच्चों को ये सभी गुण आ जाते हैं, जितने भी आपको एक गुण मैंने अभी बताया ना, इस वाली अवस्था में नहीं आते वाले गुण बच्चों को, इसमें सभी गुण आ जाते हैं इस वाली अवस्था में। ठीक है, ये सभी कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। इसमें बच्चा चिंतन करना स्टार्ट कर देता है। देखो महत्वपूर्ण आपकी टर्म आई कि इसमें बच्चा चिंतन करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन चिंतन सिर्फ उन्हीं चीजों का करता है जिनको बच्चा देख पाता है, पकड़ पाता है। बेसिकली मूर्त का मतलब ये होता है जिन चीजों को हम देख सकते हैं, पकड़ सकते हैं। ठीक है, तो सिर्फ चिंतन करना स्टार्ट कर देता है जिनको वह देख सकता है। उसके अलावा आगमनात्मक तर्कना, इंडक्टिव रीजनिंग, ये भी आपकी इसी स्टेज में आती है। ये कई बार क्वेश्चन आया है सीटेट के अंदर। इंडक्टिव रीजनिंग, आगमनात्मक तर्कना बेसिकली क्या होती है, जब उदाहरण के ऊपर तर्क किया जाता है। मान लो बच्चों को तर्क कराना है हमको, तो हमने कहा बताओ यार पेड़ों की उपयोगिता बताओ, तो उसको एक एग्जांपल दे दिया पेड़ का।
ये पेड़ का एग्जाम्पल दे दिया, ये उसको पेड़ दिखा दिया। अब बच्चा कहेगा कि सर पेड़ के तो बहुत ज्यादा फायदे हैं, पेड़ से हमें छाया मिलती है, पेड़ से हमें ऑक्सीजन मिलती है, लकड़ियां भी मिलती है। तो बेसिकली उदाहरण के ऊपर तर्क करना बच्चा स्टार्ट कर देता है। इंडक्टिव रीजनिंग ये आपकी मूल संक्रियात्मक अवस्था में होता है। उसके अलावा फोर्थ स्टेज आपकी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यानी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ये होती है आपकी 11 साल से ऊपर की अवस्था, या फिर 11 साल से 15 साल भी कहीं कहीं आपको दिया होता है। इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन करना स्टार्ट कर देता है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आपकी इस अवस्था में हो जाती है, यानी जिन चीजों को बच्चा देख नहीं पाता उनके बारे में भी बताना शुरू कर देगा। आप बच्चे से पूछ कर देख लेना 11 साल से प्लस तक के बच्चे को कि बेटा बताओ अगर एक दिन का तुम्हें प्रधानमंत्री बना दे तो क्या काम करोगे, तो बच्चे को देखना कैसे करेगा, नई नई चीजें बताएगा कि भाई मैडम महंगाई दूर होनी चाहिए, इतनी गंदगी रहती है सड़कों पर, ये खत्म होनी चाहिए। तो देखो अमूर्त चिंतन स्टार्ट कर रहा है, और जो चिंतन वो स्टार्ट करेगा उसके चिंतन में एक मेच्योरिटी दिखेगी, परिपक्वता दिखेगी। आंसर वो ऐसे नहीं देगा कि मैं तो आराम से मजे में हवाई जहाज में बैठ कर जाऊंगा, नहीं, वो उसके जो आंसर मिलेंगे बड़े मेच्योर टाइप के मिलेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। निगमनात्मक तर्कना, डिडक्टिव रीजनिंग इस अवस्था में आती है, इंडक्टिव रीजनिंग इसमें, और डिडक्टिव रीजनिंग आपकी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में है। उसमें उदाहरण के ऊपर तर्क करता है, इसमें नियम के ऊपर बच्चा तर्क करना स्टार्ट कर देता है। तो फ्रेंड्स ये वाला कंसेप्ट आपका जीन प्याजे का कंप्लीट हुआ। यहां से कई सारे क्वेश्चन आते हैं। चलिए अब बात करते हैं अब आपके दूसरे कंसेप्ट की। फ्रेंड्स अगला टॉपिक हमारा ब्लूम टैक्सोनॉमी से लिया हुआ है। ठीक है, ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी से संबंधित एक नंबर का क्वेश्चन आपको बनता है, जो शैक्षिक उद्देश्यों का क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण किया था, किस बेस पर किया था उन्होंने। देखिए बेसिकली 3 टाइप के इन्होंने डोमेन बताए थे। सबसे महत्वपूर्ण जानना है पहले वाला डोमेन हमारे लिए, यहां से भी आपका क्वेश्चन बनता है, मैं बताऊंगा किस टाइप का क्वेश्चन बनेगा। पहले इसके बारे में देखिए। देखो ब्लूम्स जो टैक्सोनॉमी थे, जो उन्होंने डोमेन बताए थे, 3 डोमेन बताए थे कि जो सीखा जाता है, जो शैक्षिक उद्देश्य है, उनको किस प्रकार से क्लासिफाई किया जाता है। पहला हो जाता है आपका ज्ञानात्मक पक्ष यानी संज्ञानात्मक पक्ष, जिसको बोला जाता है कॉग्निटिव डोमेन। दूसरा होता है आपका भावनात्मक पक्ष यानी कि अफेक्टिव डोमेन, एंड तीसरा होता है आपका क्रियात्मक पक्ष साइकोमोटर डोमेन। ठीक है, अब बात करते हैं पहले ज्ञानात्मक पक्ष की, कॉग्निटिव डोमेन की। देखिए यहां पर मैंने आपको दिखाया हुआ है, इसको मत समझिए, जो मैं चीज बोल रहा हूं उसको समझिए। मैंने वीडियो डाली आप लोगों के लिए कल कि भाई मैं एक ऐसी वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें जितने भी महत्वपूर्ण कंसेप्ट है, जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आपके पेपर में आते हैं सीटेट में, उन सभी को मैं कराऊंगा। उस वीडियो से आप सीटेट का एग्जाम पास हो जाओगे। तो आपको मैंने बेसिकली एक इन्फॉर्मेशन दे दी थी वीडियो में, तो यानी आपको क्या होगी, आपको नॉलेज मिल गई कि यार सर ने कहा था एक ऐसी वीडियो लाएंगे जिससे हमारा सीटेट का एग्जाम पास हो जाएगा। नॉलेज मिलने के बाद मैंने वीडियो के अंदर आपको ये सारी चीजें समझा दी। दूसरा स्टेप क्या हुआ, चीजें मैंने आपको समझा दी। जब चीजें मैंने आपको समझा दी उसके बाद आपने उन चीजों का एप्लीकेशन किया, अनुप्रयोग किया। वीडियो देखने के बाद मान लो आप कुछ प्रैक्टिस करने लग गए इनसे संबंधित क्वेश्चन आंसर की, तो आप अनुप्रयोग कर रहे हो, एप्लीकेशन कर रहे हो। उसके बाद फिर आपने अपना विश्लेषण किया कि एक प्रैक्टिस सेट लगा लिया 150 क्वेश्चन का, कि सर ने जितने भी ये टाइप्स बताइए, चलो क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करते हैं। उसके बाद पहुंच गए एग्जाम के अंदर, वहां पे आपने क्या काम किया, संश्लेषण किया। मान लो यही क्वेश्चन आपका आ गया, आपने जो भी किया, सही किया गलत किया उसका नहीं पता, लेकिन आपने इसको कर दिया। उसके बाद लास्ट में जब होता है इवेल्यूशन यानी मूल्यांकन, कि आपने जो किया वो सही है गलत है, तो ये हो जाएगा आपका सबसे लास्ट में इवेल्यूशन। तो आप लोग समझ गए, सबसे पहले नॉलेज आती है, फिर कॉम्प्रेhension होता है, फिर एप्लीकेशन होता है, फिर एनालिसिस, देन सिंथेसिस, और लास्ट में आपका इवेल्यूशन होता है। इस तरीके से वर्गीकरण किया था ज्ञानात्मक पक्ष ने, ज्ञानात्मक पक्ष को ब्लूम ने। ये हो गया आपका कंप्लीट। उसके अलावा भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष के बारे में ज्यादा मत जानिए, बस इतना देखिए। जो भावात्मक पक्ष होता है अफेक्टिव डोमेन, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है सीटेट के एग्जाम में कई बार, कि मान लीजिए कोई बच्चा क्लास के अंदर बहुत लड़ाई करता है, ठीक है, बहुत ऐसा व्यवहार करता है जो क्लास के लिए सही नहीं है, तो उसके साथ किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, तो उसमें करनी चाहिए उसके साथ अफेक्टिव डोमेन, भावात्मक पक्ष, उसको समझाना चाहिए कि भाई तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। ठीक है, ये हो जाएगा आपका भावात्मक पक्ष। क्रियात्मक पक्ष बेसिकली आपके मोटर स्किल से संबंधित होता है, करने का व्यवहार, क्रियात्मक नाम से समझ में आ रहा है। तो समझ गए आप तीनों डोमेन के बारे में। सबसे ज्यादा ये वाला जरूरी है जो मैंने आपको बताया था, यहां से क्वेश्चन आपके बनते हैं। ये पांचों को अच्छे तरीके से याद कर लेना, सॉरी 6 को, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, यहां से आपके क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं अगला टॉपिक। देखिए फ्रेंड्स, बात करेंगे आप विकास की अवस्थाओं की, तो बेसिकली आपका विकास का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि यहां से कई क्वेश्चन आपको बनते हैं। इन स्टेज में से 1 नंबर का आपको क्वेश्चन पूछा जाता है आपके सीटेट के एग्जाम में। हमें सिर्फ 3 अवस्थाएं जानना जरूरी है, सारी अवस्थाओं के बारे में जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मोस्टली आपका क्वेश्चन यही से बनता है। चलिए बात करते हैं पहली अवस्था की, जिसको कहा जाता है सहसावस्था, इन्फेंसी स्टेज, जो होती है जन्म से लेकर 5 साल तक की। बेसिकली कुछ जगह पर आपने देखा होगा जन्म से 2 साल भी दिया होता है, लेकिन आपको जन्म से 5 साल तक करना है। ठीक है,
अतार्किक चिंतन की अवस्था इसको कहा जाता है। बेसिकली कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इस अवस्था का दूसरा नाम क्या है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। खिलौने की अवस्था भी शेषावस्था को कहा जाता है। इसके अंदर बच्चा, इसी स्टेज का बच्चा, 5 साल तक का बच्चा खिलौने से बहुत खेलता है। आत्म प्रेम की भावना इसी अवस्था के अंदर आती है जब बच्चा खुद से ज्यादा प्यार करता है, सेल्फ लव जब खुद से करता है। जिज्ञासा यानी क्यूरियोसिटी आपको इन्फेंसी स्टेज में मिलेगी, यानी शेषावस्था में ज्यादा देखने को मिलेगी। बच्चा बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, 5 साल तक का बच्चा, ये क्या है, ये ऐसा है, ये क्यों है, मतलब उसके अंदर इतनी क्यूरियोसिटी देखने को मिलेगी और किसी में नहीं मिलेगी। अनुकरण द्वारा सीखना, 5 साल तक का बच्चा जो चीजें सीखता है वो अनुकरण मीन्स कॉपी करके सीखता है, जैसे मैंने भी आपको बताया इससे पहले। मूल प्रवृत्तियों पर व्यवहार आधारित होते हैं बच्चे के, ठीक है। जो भी बच्चा व्यवहार करेगा वो मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होते हैं। इन्फेंसी स्टेज आपकी खत्म। उसके अलावा बात करेंगे बाल्यावस्था की, चाइल्डहुड की। ये होती है आपकी 6 साल से लेके 12 साल तक की। इसको अतार्किक चिंतन की अवस्था कहा तार्किक चिंतन की अवस्था कहा जाता है, ठीक है। इसमें बच्चा अतार्किक चिंतन स्टार्ट कर देता है, इसमें बच्चा तार्किक चिंतन स्टार्ट कर देता है, ठीक है। खेलों की अवस्था इसको कहा जाता है, खेल की अवस्था शेषावस्था, खेलों की अवस्था बाल्यावस्था। दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना। आरंभिक स्कूल की अवस्था कहा जाता है बाल्यावस्था को। देखो 6 साल का बच्चा है, 6 साल से स्टेज शुरू है, तो 6 साल का बच्चा स्कूल के अंदर एंट्री ले लेता है, तो इसलिए इसको आरंभिक स्कूल की एज कहा जाता है। गंदी अवस्था इसको कहा जाता है। गंदी अवस्था क्यों कहा जाता है? इसमें अवस्था में बच्चों को गंदा होने का बहुत शौक रहता है। मान लो खाना खाएगा तो कपड़े के ऊपर सारा खाना डाल लेगा, स्कूल से या खेलते टाइम आएगा तो रास्ते में कहीं भी गड्ढा दिखेगा गंदे पानी का, उसमें कूदना शुरू कर देगा। उसको मजा आता है, उसको परवाह नहीं है कि मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए इसको गंदी अवस्था कहा जाता है। स्फूर्ति की अवस्था यानी स्मार्ट एज बोला जाता है चाइल्डहुड को। स्मार्ट एज को बोला जाता है 6 साल से लेकर 12 साल तक के बच्चों को दाढ़ी मूछ नहीं आती, तो बेसिकली बड़ा क्यूट सा लगता है, स्मार्ट सा, तो इसलिए इसको स्मार्ट एज बोला जाता है। टोली, समूह या फिर गैंग की अवस्था बाल्यावस्था को बोला जाता है। इस अवस्था में बच्चा अपने समूह के अंदर जाना स्टार्ट कर देता है। जीवन का अनोखा काल ये कहा जाता है आपको बाल्यावस्था को। क्यों कहा जाता है भाई? आप लोग वीडियो देख रहे हो, अभी जॉब की तैयारी कर रहे हो, बिल्कुल कि भाई हमारा कहीं सिलेक्शन हो जाए, हमारा पेपर पास हो जाए, लेकिन अगर कोई आपसे ये कह दे कि भाई कौन सा एक ऐसा टाइम पीरियड है जिसको आप दोबारा जीना चाहोगे, तो कहोगे वो स्कूल वाला टाइम सबसे बढ़िया टाइम था, उससे बढ़िया कुछ नहीं था। तो इसलिए जीवन का अनोखा काल कहा गया है कि एक बार इस टाइम को दोबारा जी ले। अब बात करेंगे किशोरावस्था की, एडोलसेंस की। ये होती है आपकी जब 12 साल का अंत हो जाता है और 13 साल की शुरुआत हो जाती है, तब से लेके 18 साल तक का ये इसका टाइम पीरियड है। इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन करना स्टार्ट कर देता है। देखो इसमें अतार्किक चिंतन की अवस्था, ये तार्किक चिंतन की अवस्था, ये अमूर्त चिंतन की अवस्था, तीनों चिंतन में कंफ्यूज मत होना। संघर्ष, तनाव, आंधी तूफान और उलझन की अवस्था कहा जाता है किशोरावस्था को, ठीक है। ये सारे पॉइंट आपके एग्जाम में अलग अलग डिफरेंट टाइप के एग्जाम में पूछे गए हैं। जीवन का सबसे कठिन काल इसको माना गया है, अनोखा काल माना गया है बाल्यावस्था को, और सबसे कठिन काल माना गया है किशोरावस्था को। उसके अलावा गोल्डन एज वो कहा जाता है आपका किशोरावस्था को। वीर पूजा की भावना, हीरो वर्शिप की जो फीलिंग्स होती है वो आपकी इस अवस्था में आती है। मतलब बच्चा किसी एक को अपना आइडल मानकर उसको फॉलो करना स्टार्ट कर देता है। जैसे भगत सिंह को बहुत से लोग अपना आइडल मानते हैं कि उन्होंने देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी थी, तो वो वीर पूजा की जो भावना आएगी वो किशोरावस्था में आएगी। विषम लिंगी आकर्षक वो भी आपका किशोरावस्था में होता है, मतलब लड़का लड़की की तरफ को अट्रैक्ट होगा, लड़की लड़के की तरफ को अट्रैक्ट होगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स तीनों अवस्थाएं होगी, तीनों के नाम बता दिए, इनके बारे में चीजें डिटेल में बता दी, तो आपका विकास ये आपका खत्म हो गया। चलो बात करते हैं अब अगले टॉपिक। देखिए फ्रेंड्स, अगला टॉपिक मैंने लिया आपका स्किल से यानी कौशल से संबंधित। चाहे आपकी कोई भी लैंग्वेज आपने अपने सीटेट के एग्जाम में ली हो, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, XYZ कोई भी लैंग्वेज हो, उसमें आपका कौशल से संबंधित क्वेश्चन आंसर जरूर पूछा जाता है, ठीक है। और इस वाले सीटेट के एग्जाम में भी जरूर आएगा, क्योंकि आपके सिलेबस में गिवन है आपका। देखिए बेसिकली 4 तरीके के कौशल हमें जानना बहुत जरूरी है जो आपके एग्जाम में आते हैं। पहला, एक होते हैं अव्यक्तात्मक कौशल जिनको इंग्लिश में बोल देते हैं प्रोडक्टिव स्किल। एक होते हैं गणनात्मक कौशल जिनको बोल देते हैं रिसेप्टिव स्किल्स, ठीक है। अब देखो, अव्यक्तात्मक कौशल वे कौशल होते हैं जिनके माध्यम से हम अपने विचारों को अभिव्यक्त कर रहे हैं। मैं चीज आपको पढ़ा रहा हूं, आपको चीजें समझा रहा हूं, कैसे कर रहा हूं? बोलकर कर रहा हूं ना। तो पहला तो स्किल्स होगी, कौशल हो गया बोलना, और कैसे कर रहा हूं? चीजें लिखकर कर रहा हूं आपके सामने, तो लिखना। तो ये दोनों होते हैं हमारे अव्यक्तात्मक कौशल जिनके माध्यम से हम अपने विचारों को अभिव्यक्त कर रहे हैं। अब ये तो होगी मेरी बात। अब बात है आपकी, जितने विचार मैं आपके सामने अभिव्यक्त कर रहा हूं, आप उसको क्या कर रहे हो? आप उनको ग्रहण किसके माध्यम से कर रहे हो? सुनकर कर रहे हो, कान में ईयरफोन लगाया होगा, या फिर मोबाइल सामने ऐसे रखकर मेरी आवाज सुन रहे होंगे, ठीक है।
और पढ़कर कर रहे हो, जितनी चीजें मैं लिखता जा रहा हूं उसको पढ़ रहे हो, तो बेसिकली क्या कर रहे हो, रिसीव कर रहे हो। रिसेप्टिव स्किल्स इसको बोला जाता है, यानी ग्रहण कर रहे हो आप चीजों को इन कौशल के माध्यम से। बेसिकली 5 टाइप के आपके कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। एक होता है आपका चिंतन कौशल, वो बहुत ही रेयर चांस होता है पूछा जाता है, वरना ये 4 ही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये आपका टॉपिक खत्म। चलिए बात करते हैं अगले टॉपिक। देखिए फ्रेंड्स, अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है भाषा अर्जन और भाषा अधिगम। कंफर्म आता है आपके सीटेट के एग्जाम में, जो भी आपने लैंग्वेज ली हो, XYZ कोई भी हो, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, कुछ भी हो, ठीक है। लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लैंग्वेज लर्निंग इसको इंग्लिश में बोलते हैं। देखिए पहले बात करते हैं भाषा अर्जन की। भाषा अर्जन में क्या होता है, जब हम किसी भाषा को, लैंग्वेज को प्राकृतिक रूप से सीख लेते हैं, एक नेचुरल प्रोसेस के रूप में सीख लेते हैं, तो ये हो जाती है भाषा अर्जन। अच्छा एक बात बताओ, जैसे मेरी जो अभी भाषा है, जैसे मैं हिंदी बोल रहा हूं, आप लोगों की जो भी भाषा होगी उसको सीखने के लिए आपको किसी की जरूरत पड़ी जब छोटे से थे? नहीं। आपने क्या काम किया, घर के अंदर यही वाली आपकी भाषा बोली जाती थी, मम्मी पापा हमारे बहन भाई यही भाषा बोलते थे, यानी उनको अनुकरण करके हम सीख गए। अनुकरण का मतलब होता है कॉपी करना, उनको जो जैसे वो बोलते थे उसको कॉपी करके हम लोग सीख गए। ये होती है आपकी भाषा अर्जन। इसके लिए आपको किसी चीज की जरूरत पड़ी? नहीं। ये होती है आपकी सहज और स्वाभाविक। इसको और लिख लो, ये आपके सीटेट में पूछा जाता है। सहज होती है और आपकी स्वाभाविक होती है। और उसके साथ में एक चीज और लिख लो, जो आपकी भाषा अर्जन होती है सरल भी होती है, ठीक है, इजीली आप इसको सीख जाते हो। ये बात होगी आपकी भाषा अर्जन की। अब दूसरी है आपकी भाषा अधिगम यानी लैंग्वेज लर्निंग। इस भाषा को सीखने के लिए हमें संसाधनों की, रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? संसाधनों की यानी रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है। अब एक बात बताओ, मेरी भाषा तो हिंदी है, अब मुझे मान लो कोई दूसरी भाषा सीखनी है, फॉर एग्जांपल मुझे इंग्लिश सीखनी है या जर्मनी सीखनी है, तो भाई क्या काम करना पड़ेगा? इंग्लिश के मुझे टीचर की जरूरत पड़ेगी, इंग्लिश की मुझे बुक की जरूरत पड़ेगी, इंग्लिश के मुझे रूल्स पता होने चाहिए। तो बेसिकली यहां पर मुझे संसाधनों की जरूरत पड़ रही है, ठीक है। ये होता है आपका लैंग्वेज लर्निंग, जब किसी भाषा को सीखने के लिए संसाधनों की जरूरत पड़े। ये तो आपकी सहज और स्वाभाविक होती है, सरल होती है, इजीली सीख जाते हैं हम। लेकिन ये आपकी क्या होती है, ये आपकी जटिल होती है, ठीक है, ये आपकी जटिल होती है, इसके कंपैरिजन में थोड़ा हार्ड होती है। बेसिकली हो जाता है आपका भाषा अधिगम। तो सीख गए आप भाषा अर्जन, जब किसी भाषा को प्राकृतिक रूप से सीख लेते हैं, ठीक है, और भाषा अधिगम जब किसी भाषा को संसाधनों के थ्रू सीखा जाता है। ये आपका टॉपिक खत्म। चलो बात करते हैं आपके अगले टॉपिक की। फ्रेंड्स, अगला टॉपिक हमारा नोम चोम्स्की। आपकी लैंग्वेज के अंदर जो भी आपकी लैंग्वेज होगी, मैंने बताया ना, जितनी भी लैंग्वेज है, मैं अलग से पर्टिकुलर नाम नहीं ले रहा कि भाई हिंदी के लिए, इंग्लिश के लिए, संस्कृत के लिए, क्योंकि बेसिकली सभी के अंदर सेम पैटर्न आता है। तो नोम चोम्स्की भी आपकी सभी लैंग्वेज के अंदर जरूर आता है, कंफर्म मान के चलिए इनको। तो इन्होंने भाषा विकास का सिद्धांत दिया था नोम चोम्स्की ने। तो इनके अंदर आपको जो मेन बातें जानना जरूरी है वो ये है, नोम चोम्स्की बोलते थे कि बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, बाय बर्थ एबिलिटी या बाय इन्नेट एबिलिटी होती है बच्चे में भाषा सीखने की। सही भी बोलते थे, जैसे भाई मैं अपनी भाषा, हिंदी भाषा है, जो आप लोगों की जो भी भाषा होगी तो अपने आप ही सीख गए हम लोग बचपन में। तो यही बोलते थे नोम चोम्स्की कि बच्चे बोलते हैं कि बच्चे में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। दूसरे अलावा नोम चोम्स्की ये बोलते हैं कि बच्चों के माइंड में एक डिवाइस होता है, इसको और लिख लो, LAD, कभी कभी इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। तो नोम चोम्स्की जी बोलते हैं कि ये डिवाइस होता है बच्चे के माइंड में, जिसकी वजह से बच्चा किसी भी भाषा को इजीली सीख लेता है, ठीक है। उसके अलावा इन्होंने यूनिवर्सल ग्रामर, हिंदी में बात करें तो सार्वभौमिक व्याकरण, इसको आप लिख लीजिए। जहां पर भी आपको देखने को मिले सार्वभौमिक व्याकरण, इंग्लिश में अगर मैं बात करूं तो इसको कहेंगे यूनिवर्सल ग्रामर। कहीं कहीं पर यूनिवर्सल के साथ साथ स्ट्रक्चरल ग्रामर भी आपको देखने को मिल जाता है। तो नोम चोम्स्की से संबंधित बस यही चीज आपको जानना जरूरी है, जो मैंने आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई है। भाषा विकास का सिद्धांत दिया था। नोम चोम्स्की बोलते हैं कि बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, बाय बर्थ एबिलिटी होती है। उनके माइंड में ये डिवाइस होता है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, भाषा अधिग्रहण यंत्र। और ये सार्वभौमिक व्याकरण का जो सिद्धांत था ये भी नोम चोम्स्की ने दिया था। इसके अनुसार बच्चा जन्म से ही अपनी भाषा सीख लेता है। तो नोम चोम्स्की आपके खत्म। करते हैं अगला टॉपिक। देखिए फ्रेंड्स, अब बात करेंगे आपके अगले टॉपिक की। इसके अंदर मैंने लिया आपका विकास। यहां से 1 नंबर नहीं, आपके 2-3 नंबर के क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलो बेसिकली इसके बारे में बात करते हैं। पहले बात करते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट की, यानी वृद्धि और विकास के बारे में। थोड़ा इनके बारे में देखिए क्या होता है।
शरीर का आकार या संरचना बढ़ना, यानी जो बॉडी का स्ट्रक्चर होता है उसी को बढ़ना क्या कहते हैं, वृद्धि कहते हैं। जैसे हम पहले छोटे से थे, धीरे धीरे बढ़ते चले गए, तो बेसिकली यही होती है आपकी वृद्धि। विकास होता है मानसिक, सामाजिक, स्वयंगात्मक, बौद्धिक पक्षों में परिपक्वता आना, मेच्योरिटी आना। जितने भी विकास के पक्ष है इनमें मेच्योरिटी आने को ही विकास कहा जाता है। इसका स्वरूप बाह्य होता है, जो वृद्धि होती है, देखो बाहर से देख सकते हो ना आप। जैसे मान लो बच्चा पहले छोटा था हमारे घर के अंदर या हम भी थे, लेकिन धीरे धीरे बड़े होते चले गए, मोटे होते चले गए, तो इसको बाहरी रूप से देखा जा सकता है। लेकिन जो विकास होता है ये दोनों ही होता है, ये इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों होता है, यानी बाह्य भी होता है और आंतरिक भी होता है। यह कुछ समय के बाद रुक जाती है। देखो जो वृद्धि होती है कुछ टाइम के बाद रुक जाएगी। जैसा आपकी और मेरी हाइट है, एक टाइम के पास रुक जाएगी। हमारा वेट भी एक लिमिटेड टाइम पीरियड तक अपना बढ़ सकता है, उसके बाद रुक जाएगा। लेकिन विकास आपका जिंदगी भर चलता रहता है। और ये आपकी महत्वपूर्ण टर्म है, आपकी पूछी भी गई थी कि विकास कब से लेकर कब तक चलता है। तो विकास मां के गर्भ से लेकर मृत्यु तक चलता है, ठीक है, जिंदगी भर चलता रहता है विकास। उसके अलावा वृद्धि का हम मापन कर सकते हैं, इसको मेजर कर सकते हैं। भाई अगर मुझे अपनी हाइट या आपको अपनी हाइट अगर आपको मेजर करनी हो तो आप लोग कर लोगे, वेट तोलना हो तो वेट भी कर लोगे। लेकिन विकास का मापन नहीं किया जा सकता कि भाई मान लीजिए किसी में कितना सामाजिक विकास हुआ है, कितना उसके अंदर नैतिक विकास हुआ है, इस चीज का मेजर करा जा सकता है? नहीं करा जा सकता। एक बार को मानसिक विकास का मेजर कर लेंगे हम, ठीक है, लेकिन विकास को पूरे को नहीं किया जा सकता। यह क्रम के अनुसार नहीं चलती, वृद्धि क्रम के अनुसार थोड़ी चलती है। मान लीजिए देखा होगा आपने, कुछ बच्चे तो एकदम हाइट बढ़ जाती है लेकिन पतले रहते हैं, कुछ बच्चे मोटे होते हैं उनकी हाइट नहीं बढ़ती। तो इसका कोई निश्चित क्रम नहीं होता, लेकिन विकास का एक निश्चित क्रम होता है, ठीक है। यह केवल परिमाणात्मक होती है, यानी क्वांटिटिव होती है। लेकिन जो विकास होता है ये दोनों होता है, ये आपका परिमाणात्मक और गुणात्मक, यानी क्वालिटिव और क्वांटिटिव दोनों होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म है, ये पूछी गई थी सीटेट में। वृद्धि होने से विकास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। मान लीजिए अगर किसी बच्चे की वृद्धि हो गई तो उसका विकास पर असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो वृद्धि की कोई इतनी खास वैल्यू नहीं है, लेकिन विकास की पूरी वैल्यू है। विकास वृद्धि के बिना भी संभव है। आपने देखा होगा कुछ बच्चे ऐसे हैं, कुछ वैज्ञानिक या बहुत ही लेजेंड आदमी ऐसे हुए जिनके शरीर की तो वृद्धि हो नहीं पाई, जैसे स्टीफन हॉकिंग थे, ठीक है। तो उनकी शरीर की वृद्धि नहीं हो पाई, लेकिन विकास उनका इतना हो गया था, पूरी ऑल ओवर दुनिया में नंबर 1 वो वैज्ञानिक थे। तो विकास वृद्धि के बिना भी संभव है, लेकिन वृद्धि होने से विकास हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ये इसके अंदर है। अब बात करते हैं बाल विकास के सिद्धांत की। यहां से 1 नंबर का सिद्धांत आपको पूछा जाता है आपके सीटेट के एग्जाम में। अब देखिए, पहला सिद्धांत आपका समान प्रतिमान का सिद्धांत। इसके अंदर बेसिकली क्या कौन सा सिद्धांत है? यूनिफॉर्म पैटर्न के नाम से ये वाला, कि कोई भी जाति होगी, चाहे इंसान हो चाहे जानवर हो, कुछ भी हो, वो अपनी जाति के परिमाण के अनुरूप ही काम करेगी, ठीक है, उसको पैटर्न को फॉलो करेगी। फॉर एग्जांपल मान लो जैसे इंसान का जो बच्चा होता है, तो चाहे वो इंडिया का बच्चा हो, चाहे वो अमेरिका का बच्चा हो, चाहे वो अफ्रीका का बच्चा हो, वो वहां पर भी सेम उसी तरीके से पैदा होगा, उतना ही उसका शुरुआत में वेट होगा, उसी तरीके से वो बढ़ेगा। वो अपनी क्या काम कर रहा है? अपनी जाति के प्रतिमान का अनुसरण कर रहा है, ठीक है। मान लीजिए किसी दूसरे जानवर का बच्चा हुआ, मान लीजिए हाथी का बच्चा ले लेते हैं, तो हाथी का बच्चा ये तो है नहीं कि भाई वो इंसान के बच्चे की तरह इतना छोटा सा दिखेगा, वो साइज में देखो कितना बड़ा होता है जब होता है। तो समान प्रतिमान के सिद्धांत में यही होता है, जब वो अपनी जाति के अनुरूप उसको पैटर्न को फॉलो करता है। दूसरा है निरंतरता का सिद्धांत, ठीक है, यानी कंटिन्यूअसली जो विकास चलता रहता है, ये होता है आपका दूसरा निरंतरता का सिद्धांत। मैंने बताया ना, निरंतर चलता रहता है, मां के गर्भ से शुरू हो जाता है और मृत्यु तक विकास चलता रहता है, ये दूसरा सिद्धांत है। एकीकरण का सिद्धांत, आपने देखा ना बच्चे हाथ पैर मिला के एक साथ काम करते हैं, चीजों को मिलाते हैं, तो ये होता है आपका एकीकरण का सिद्धांत। विकास को पूर्वानुमान का सिद्धांत भी कहा जाता है। पहले से ही हम पूर्वानुमान प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि बच्चे का विकास कितना होगा, किस दिशा में होगा। विकास की दिशा का सिद्धांत, ठीक है, ये भी देखो इसके अंदर 2 चीज आ जाएगी। पहली, अगर विकास सर से पैर की ओर जा रहा है, ठीक है, यानी पहले सर, आपने देखा ना बच्चे का सर बड़ा होता है, अगर सर से पैर की ओर विकास हो रहा है तो हो जाएगा मस्तकाधोमुखी विकास, ठीक है। अगर विकास सेंटर से शुरू होकर, मान लीजिए पेट से शुरू होकर बाकी के बॉडी पार्ट्स की ओर जा रहा है, तो हो जाएगा आपका समीप दूरभिमुख विकास, ठीक है, ये हो जाएगा विकास की दिशा का सिद्धांत। उसके अलावा
सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। भाई बच्चा सबसे पहले सामान्य क्रियाएं करेगा, जैसे कि बच्चा पहले चलेगा, उठेगा, चलेगा, फिर थोड़ा सा और तेज चलना स्टार्ट करेगा, फिर दौड़ लगाना स्टार्ट करेगा। कभी अपोजिट तो नहीं होनेगा कि दौड़ लगा देगा फिर उसके बाद बैठना स्टार्ट करेगा, चलना करेगा, नहीं। हमेशा बच्चा पहले सामान्य क्रिया करेगा, बैठेगा, चलेगा, फिर दौड़ना शुरू कर देगा, ठीक है। इसलिए इसे सामान्य से विशिष्ट क्रिया का सिद्धांत कहते हैं। वर्तुलाकार और रेखीय प्रगति का सिद्धांत। देखो ये क्वेश्चन आपका कई बार पूछा गया है। ये कहा गया कि जो विकास होता है वो आपका क्या होता है, रेखीय नहीं होता, यानी एक लाइन में नहीं चलता, ये अरेखीय होता है। भाई कैसे होता है विकास, कभी तो मान लीजिए ज्यादा हो जाएगा, कभी कम हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये रेखीय ना होके ये वर्तुलाकार चलता रहता है इस तरीके से, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है आपका। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। देखो चाहे आप लोग जो वीडियो देख रहे हो, चाहे मैं हूं, चाहे कोई भी हो, हर कोई किसी के अंदर अलग अलग भिन्नताएं देखने को मिलती है। किसी का जल्दी विकास हो जाता है, किसी का लेट हो जाता है। तो ये होता है आपका व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। 8 सिद्धांत है, 8 के 8 महत्वपूर्ण है, और ये ग्रोथ और डेवलपमेंट का आपको बता दिया। इनमें से एक एक नंबर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं आपके अगले टॉपिक की। देखिए फ्रेंड्स, अगला टॉपिक हमारा पोर्टफोलियो से संबंधित। कंफर्म आता है पोर्टफोलियो, चाहे आपकी कोई भी लैंग्वेज होगी, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, XYZ में पोर्टफोलियो आपका जरूर आएगा। CDP में और आपके EVS में भी ये देखने को मिलता है। बेसिकली लैंग्वेज में सबसे ज्यादा आता है और कंफर्म आता है। अब देखिए पोर्टफोलियो बेसिकली क्या होता है। देखो जो पोर्टफोलियो होता है, एक तरीके की ये फाइल होती है। पोर्टफोलियो एक तरीके की फाइल होती है जिसमें बच्चे के सभी प्रकार के रिकॉर्ड रखे जाते हैं। चाहे बच्चे की इसमें व्यक्तिगत जानकारी हो कि भाई बच्चे का नाम क्या है, क्या उसकी वेट है, किस तरीके का बच्चा दिखता है, चाहे बच्चे की फैमिली की जानकारी हो, उसके मम्मी पापा का नाम, उसके जो मम्मी पापा क्या काम करते हैं, ठीक है। तो बच्चे से रिलेटेड जितनी भी जानकारी हो पोर्टफोलियो के अंदर रखी जाती है। उसके अलावा बच्चे की जितनी भी उपलब्धियां है, मान लीजिए बच्चे ने कोई अचीवमेंट हासिल की है तो उसको इसके अंदर रखा जाएगा। बच्चे की जो कमी है उनको इस पोर्टफोलियो के अंदर रखा जाएगा। कुल मिला के बच्चे से जुड़ी जितनी भी चीजें होगी, उसकी चाहे प्रोग्रेस रिपोर्ट हो, चाहे कमियां हो, चाहे उसकी अचीवमेंट्स हो, उपलब्धियां हो, इन सभी को इस पोर्टफोलियो में रखा जाता है, जो एक टाइप की फाइल होती है जो टीचर बनाता रहता है। मान लीजिए कोई बच्चा क्लास फर्स्ट का बच्चा है, क्लास फर्स्ट के बच्चे के में टीचर ने एक फाइल बना दी, इसमें बच्चे के सारे रिकॉर्ड रख दिए। अब जैसे बच्चा क्लास सेकंड में आएगा तो क्लास फर्स्ट वाला टीचर सेकंड वाले को इसकी फाइल दे देगा बच्चे की कि लो ये इसका पोर्टफोलियो है। तो क्लास सेकंड वाले टीचर को आसानी हो जाएगी कि भाई हाँ बच्चा इस तरीके का, इस टाइप का बच्चा, ये उसकी थिंकिंग है। ये सब चीज हो जाती है आपकी पोर्टफोलियो के अंदर संबंधित, ठीक है। और असेसमेंट करने का बहुत बढ़िया तरीका है प्राइमरी लेवल पर पोर्टफोलियो। ये क्वेश्चन आपका सबसे कई बार पूछा गया है। तो पोर्टफोलियो समझ गए आप बेसिकली क्या होता है। एक ऐसी फाइल होती है जिसमें बच्चे के सभी तरीके के रिकॉर्ड रखे जाते हैं। अच्छा एक चीज और आती है, उसके अंदर बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। पोर्टफोलियो मैंने आपको बता दिया, एक आता है आपका एनेक्डोटल रिकॉर्ड, इसको लिख लो एनेक्डोटल रिकॉर्ड, और एक आता है आपका, ये मुझे एकदम ध्यान आ गए, एक आता है आपका क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड। ये दो तरीके के रिकॉर्ड आपके सीटेट के एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। पोर्टफोलियो आपको पता चल गया। देखो एनेक्डोटल रिकॉर्ड क्या होते हैं, इसको ऐसा समझना, एनेक्डोटल रिकॉर्ड में बच्चे के सभी रिकॉर्ड रखे जाते हैं A to Z, शुरुआत से लेके एंड तक। यहां पर क्लास फर्स्ट का बच्चा था, क्लास सेकंड में जब बच्चा है तो इसकी टीचर ने फाइल सेकंड वाले को दे दी। अब जब बच्चा थर्ड क्लास में आएगा तो सेकंड वाला इसकी फाइल दे देगा। यहां जो फर्स्ट वाले ने जो पोर्टफोलियो दिया था उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन एनेक्डोटल रिकॉर्ड में जब बच्चा मान लो 12वीं तक भी आ जाएगा तो भी इसका फर्स्ट क्लास से लेकर लास्ट क्लास तक का रिकॉर्ड चलता रहेगा। भाई वाह बताओ, कभी ऐसा हुआ बच्चा 12th क्लास में आके बहुत लड़ाई झगड़ा करने लग गया या बहुत चुपचाप रहने लग गया, तो टीचर उसका पता लगाएगा, उस कोच को ढूंढेगा, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेगा कि बच्चे ऐसा क्यों कर रहा है। तो 12th क्लास वाला बच्चा इससे पहले की जितनी भी क्लास है इसकी फाइल को ढूंढेगा कि भाई यार बच्चे के साथ 10वीं क्लास में तो इसके पेरेंट्स के साथ ये बात हो गई थी, इसके घर में ये दिक्कत हो गई थी, इस वजह से बच्चा ऐसा व्यवहार करना शुरू कर रहा है। तो ये हो जाता है आपका एनेक्डोटल रिकॉर्ड। एनेक्डोटल को ऐसे याद रखो, ए से ओल, यानी इसमें बच्चे के सभी रिकॉर्ड रखे जाते हैं। उसके अलावा क्युमुलेटिव रिकॉर्ड होता है आपका जिसमें क्लास से संबंधित रिकॉर्ड रखे जाते हैं। सी से इसको याद कर लो, क्लास, यानी क्लास से संबंधित रिकॉर्ड रखे जाता है आपके क्युमुलेटिव रिकॉर्ड में। जैसे मान लीजिए बच्चे की जो अटेंडेंस होती है, ठीक है, ये सब वगैरह जो होते हैं वो आपके क्युमुलेटिव में रखे जाते हैं। तो समझ गए तीनों के बारे में, तीनों के अंदर कंफ्यूज मत हो जाना। और बेसिकली पोर्टफोलियो आपका बहुत महत्वपूर्ण है और मेरे ख्याल से आपका सीटेट में आना ही आना है ये वाला क्वेश्चन। बात करते हैं आपके अगले टॉपिक की। तो फ्रेंड्स अगले टॉपिक में बात करेंगे हम लेव वाइगोत्स्की के बारे में। ये 1 नंबर का सिद्धांत आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। देखो
लेव वाइगोत्स्की थे जो इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था, इंग्लिश में बोलेंगे सोशल कल्चरल थ्योरी दी थी। इस सिद्धांत के अंदर इन्होंने क्या बताया था कि जो बच्चा होता है वो समाज से इंटरेक्ट करके सीखता है। जैसा आप लोग हो चाहे मैं भी हूं, हमने चीजें किससे सीखी? अपने समाज से सीखी है ना। भाई समाज के अंदर क्या आ जाता है? हमारा परिवार आ गया, हमारा स्कूल आ गया, रिश्तेदार आ गए, ये सब हमारे सोसाइटी के अंदर आ गए। तो ये इन्होंने अपने सिद्धांत में बताया था कि सबसे पहला बच्चा समाज से इंटरेक्ट करके सीखता है, उसके बाद उसका विकास होता है। अब इसके अंदर इन्होंने दो महत्वपूर्ण कंसेप्ट दिए थे जो आपके एग्जाम में आता है। पहला कंसेप्ट दिया था इन्होंने जेडपीडी यानी जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, हिंदी में इसको कहेंगे समीपस्थ विकास का क्षेत्र। इसमें आप लिख सकते हो हिंदी में कहेंगे समीपस्थ विकास का क्षेत्र। अब देखिए ये क्या होता है, इसके बारे में बेसिकली आप लोग जान लीजिए, ये महत्वपूर्ण है आपके लिए। समीपस्थ विकास का क्षेत्र बोला जाता है वास्तविक विकास। अब देखते जाना, मैं एग्जांपल के थ्रू भी समझाऊंगा। जो वास्तविक विकास होता है और जो संभावित विकास होता है उसके अंतर को जेडपीडी कहा जाता है। ठीक है, अब देखो कैसे कहा जाता है इन दोनों के अंतर को, जेडपीडी, इनके अंतर को। अब मान लीजिए बस ये आपका सीटेट के एग्जाम में आपको कितने नंबर लाने होते हैं? 90 नंबर लाने होते हैं। 90 में आपका पास हो जाओगे, तो यहां पे 90 नंबर है। अब बच्चा क्या काम करता है, हर बार पेपर देता है लेकिन 80 पर आकर ढेर हो जाता है, 70, 80, 81 तक पहुंच पाता है, 90 तक नहीं लाता। तो जो उसका विकास है वास्तविक कितना है? तो वास्तविक विकास तो उसका 80 है, लाने की कितनी सोच रहा है? 120 की संभावित इतना। जैसे मैं आप लोगों को बोलता रहता हूं, जितनी चीजें मैं बता रहा हूं उनको इंप्लीमेंट करते जाओगे तो आपका ये आ भी जाएगा। और अब तो लास्ट का टाइम बचा है, जो बच्चे शुरू से मेरे यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हैं तो देख लेना, उनके आ भी जाएंगे। अब वास्तविक विकास तो है बच्चे का 80 और संभावित है 120, तो इसके बीच का जो डिफरेंस है, बीच में कितना है? 90। ये हो जाएगा आपका जेडपीडी, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, जब इसको थोड़ी सा सपोर्ट के थ्रू पहुंचाया जाता है। अब देखो जो इसको सपोर्ट दिया जाएगा बच्चे को, इसको लिख लो दूसरा कंसेप्ट आपका, जिसको जाता है नाम से जाना जाता है स्कैप फोल्डिंग के नाम से। स्कैप फोल्डिंग हिंदी में बात करें तो पाड़ या फिर ढांचा कहीं कहीं पर देखने को आपको मिलता है। स्कैप फोल्डिंग का मतलब होता है टेम्परेरी सपोर्ट या टेम्परेरी गाइडेंस। ठीक है, टेम्परेरी सपोर्ट या टेम्परेरी गाइडेंस, इसको लिख लीजिए। ये दोनों ही टर्म आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब मान लीजिए, देखो इसको एक एग्जांपल से बताता हूं। जब हम छोटे से थे तो जब साइकिल चलाना सीखते थे हम लोग, जब साइकिल सीखते थे तो हमें सपोर्ट कौन देता था? मम्मी पापा देते थे या बहन भाई देते थे, कोई ना कोई देता था साइकिल चलाना। तो जो वो टेम्परेरी सपोर्ट देते थे, टेम्परेरी हेल्प देते थे, उसको बोला जाता है स्कैप फोल्डिंग। और जो सपोर्ट देता था उसको बोला जाता है MKO के नाम से। MKO का मतलब है मोर नॉलेजेबल अदर। ठीक है, अब ये कौन हो सकता है? ये मम्मी पापा भी हो सकते हैं, बहन भाई हो सकते हैं, आपका टीचर हो सकता है, मैं भी हो सकता हूं। क्यों? क्योंकि मैं आपका स्कोर यहां से कितने तक लाने के लिए मेहनत कर रहा हूं? 120 तक लाने के लिए मेहनत कर रहा हूं। तो आपका टीचर भी कौन होगा? आपका MK होगा। तो इसके अंदर बस आपको ये चीजें जानना जरूरी है। और जहां पर भी आपको वाइगोत्स्की देखने को मिले और ऑप्शन में आपको समाज देखने को मिल जाए, आंख बंद करके लगा देना, अंतर सही मिलेगा। बस ये इसके अंदर सिद्धांत के अंदर महत्वपूर्ण चीज थी जो मैंने आपको बताई थी। अब बात करते हैं अगले टॉपिक की। देखिए अब बात करेंगे आपके अगले 1 नंबर की। आपके एग्जाम में आपके सिद्धांत पूछे जाते हैं कि 1 कारक सिद्धांत किसने दिया, 2 कारक सिद्धांत किसने दिया, 1 फैक्टर थ्योरी, 2 फैक्टर थ्योरी। तो बेसिकली ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ हमें सिद्धांत याद करना है और कौन सा सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है उसको याद करना है। इसको एक ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। देखिए ट्रिक क्या है आपकी, एक बिने था, यानी यहां पर बात हो रही है 1 कारक सिद्धांत की, 1 फैक्टर थ्योरी की, जो दिया था आपके बिने ने, जो 2 सुपरमैन के साथ रहता था। यानी द्विकारक सिद्धांत, 2 कारक सिद्धांत की बात हो रही है, जो चार्ल्स स्पेरमैन ने दिया था। स्पेरमैन को मैंने सुपरमैन बना दिया। फिर उसने लुईस के साथ समूह में रहने का फैसला किया। समूह कारक सिद्धांत आपका दिया था लुईस थ्रस्टन ने। एक दिन हुए थॉर्नडाइक की बहुत कारों का मतलब है बहुकारक सिद्धांत, ये दिया था आपका EL थॉर्नडाइक ने। उनका सैंपल दिखाने थॉमसन के पास गया। सैंपलिंग थ्योरी या प्रतिदर्श सिद्धांत जिसको बोलते हैं, वो दिया था आपके थॉमसन ने। उन कारों का लुक फोर्ड गाड़ी की 3D लुक जैसा था। आपका 3D सिद्धांत किसने दिया? JP गिलफोर्ड ने। लेकिन गार्ड की बहू ने, यहां पर बात हो रही है हावर्ड गार्डनर की, तो उसकी गार्ड की बहू ने, ठीक है, तो समझिए आप, गार्ड की बहू ने उसे गेट पर रोक लिया
और एक ठोस कटल देकर, यानी तरल और ठोस सिद्धांत, ये दिया था आपके आरबी कटल ने, वापस भेज दिया। तो देखिए एक नंबर के सिद्धांत हो गए, एक विनेता एक कारक सिद्धांत, दो सुपरमैन यानी दो चार्ल्स स्पेरमैन, समूह में रहने के साथ किसने फैसला किया, लुईस थ्रस्टन ने, बहुत कारक के, बहुत कार मतलब बहुकारक, थॉर्नडाइक ने, सैंपल दिखाने थॉमसन के पास गया तो सैंपलिंग थ्योरी थॉमसन ने, फोर्ड गाड़ी की 3D लुक जैसा था उनका सैंपल, तो जेपी गिलफोर्ड ने 3D सिद्धांत दिया। लेकिन गार्ड की बहू ने हार्वर्ड गार्डनर मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दी थी, बहुकारक सिद्धांत, और एक ठोस कटल देकर वापस दे दिया, यानी तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत आरबी कटल ने दिया। समझ गए आप थ्योरी के मदद से। अब करते हैं अगला टॉपिक आपका। फ्रेंड्स अगला टॉपिक मैंने लिया है कोलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत। ये आपके एग्जाम में जरूर आता है, मोरल डेवलपमेंट थ्योरी बाय लॉरेंस कोलबर्ग। देखो इसके बारे में बात करते हैं। नैतिक विकास का सिद्धांत लॉरेंस कोलबर्ग ने दिया था। नैतिकता बेसिकली क्या होती है, नैतिकता हमें यह बताती है कि ऐसा गुण होती है जिससे हमें पता चलता है क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है। अगर हम कोई चीज करने जा रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि ये सही है या गलत है, ठीक है। अब इसके अंदर इन्होंने दो कंसेप्ट दिए थे, वो दो कंसेप्ट क्या है ये जानना जरूरी है, ये आपके एग्जाम में आते हैं। एक था नैतिक दुविधा, मोरल डिलेमा, और दूसरा था नैतिक तर्कना। अब इसको ऐसे समझो जैसे मैं बता रहा हूँ। नैतिक दुविधा होती है जब हम कोई डिसीजन लेते हैं तो डिसीजन में जो प्रोसेस होता है उसको बोला जाता है नैतिक दुविधा। फॉर एग्जाम्पल, अब एक बच्चे का मैसेज आया कि सर मेरा 31 जनवरी को सीटेट का एग्जाम है, और सीटेट के एग्जाम के साथ साथ मेरा एनटीपीसी का रेलवे वाला भी एग्जाम है 27 जनवरी को। अब यहाँ पर वो क्या हो गया, वो दुविधा के अंदर फंस गया कि भाई इसकी भी तैयारी मैं बहुत टाइम से कर रहा हूँ और सीटेट भी मेरा नजदीक आ गया। तो वहां पर वो अब डिसीजन के प्रोसेस के अंदर इंक्लूडेड है, ठीक है। वो डिसीजन लेने वाला है कि भाई दोनों में से मैं क्या सिलेक्ट करूं। तो बेसिकली जो डिसीजन लेने में जो शामिल प्रोसेस होता है उसको बोला जाता है नैतिक दुविधा। उसके बाद होती है मोरल रीजनिंग यानी नैतिक तर्कना, यानी जब दोनों डिसीजन में से कोई एक को ले लेता है, ठीक है, कि भाई उसने बच्चे ने क्या काम किया, सर पहले मैं 27 वाला का अपना एग्जाम दे दूंगा, उसके बाद ये वाला भी दे दूंगा, दोनों हो जाएंगे। तो यानी दोनों में से जब किसी एक डिसीजन को लिया जाता है वो हो जाएगा आपका नैतिक तर्कना। आपने वो हिंज वाली स्टोरी मैंने बताई भी होगी, ये चीजें मैंने डिटेल में बताई हुई है सब। अब लास्ट टाइम पर मैं आपको शॉर्ट में करा रहा हूँ, क्विक रिवीजन करा रहा हूँ, वरना डिटेल में बहुत लंबी लंबी वीडियो है, लेकिन आएगी आपके पेपर में यही। जो हिंज वाली स्टोरी आपने पढ़ी होगी कि उसके अंदर जब उसकी बीवी बीमार हो जाती है तो दुविधा में फंस जाता है कि भाई अगर दवाई चोरी करेगा तो पुलिस ले जाएगी, अगर दवाई की चोरी नहीं करेगा तो उसको उसकी वाइफ मर जाएगी। तो फिर उसमें से क्या करता है, वो एक डिसीजन ले लेता है, वो दवाई को चोरी कर लेता है, ठीक है। उसके बाद जो नैतिक विकास का सिद्धांत है इसमें इन्होंने 3 लेवल बताए थे, 3 चरण बताए थे, उनकी भी इनकी 2-2 स्टेज थी, ठीक है। तो लेवल 3 हो गए और इनकी टोटल मिला के 6 स्टेज हो गई। अब इसके अंदर इन्होंने जो पहला लेवल बताया था वो है आपका प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, यानी प्री कन्वेंशनल स्टेज, जो होती है 4 साल से लेकर 10 वर्ष तक की। देखो 4 साल तक के बच्चों को नैतिकता के बारे में कुछ नहीं पता होता, उसे तो जो चीज अपनी करनी होती है वही करेगा। वो अपने मम्मी पापा के मार देगा, दादा दादी के मार देगा, चाहे उसका दादा प्रधानमंत्री क्यों ना हो, उसे नैतिकता से मतलब है ही नहीं, तो नैतिकता उसमें होती नहीं है, ठीक है। और इसी स्टेज में जो है जो दूसरा कहता है वही मानता है बच्चा, घर वालों ने कह दिया तो उसको मान जाएगा। अब इसमें इसका पहला स्टेप है दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुखता, यानी पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन। जैसे फॉर एग्जांपल घर पे कोई मेहमान आया बड़ा, और मेहमान आने के बाद बच्चे ने नमस्ते नहीं करी तो उसको पनिशमेंट दे देंगे घर वाले, तो नैतिकता दिखाएगा नमस्ते जी हैं। तो उसके बाद अगर बच्चे को पहले से ही बता दे कि जैसे ये बड़े होते हैं हमारे, इनकी हमें आज्ञा, इनकी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तो बच्चा आज्ञा पालन करेगा उसको, ठीक है। तो बेसिकली जो नैतिकता होगी वो उसके घर वाले बताएंगे, दूसरे लोग बताएंगे। दूसरी होती है साधनात्मक सापेक्षता तथा उन्मुखता, इसको एक और नाम लिख लो, जैसे कि तैसे की अवस्था, जैसे को तैसा। अब देखो टिट फॉर टैट। अब देखो ये कैसे होगा, मान लीजिए किसी क्लासरूम में या बाहर भी किसी बच्चे का किसी ने पेन तोड़ दिया, तो वो बच्चा उस दूसरे बच्चे का पेन तोड़ देगा या उसकी किताब को फाड़ देगा कि तूने मेरे साथ गलत किया, मैं तेरे साथ गलत करूंगा, यानी जैसे को तैसा करूंगा, ठीक है। तो ये हो जाएगी साधनात्मक सापेक्षता तथा उन्मुखता। ये पूछी जाती है इसकी कि जी नैतिक विकास सिद्धांत के अंदर किसको जैसे कि तैसे कहा जाता है, ये अवस्था किसके अंदर आती है, ठीक है। दूसरी होती है रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, कन्वेंशनल स्टेज, 10 साल से लेकर 13 साल तक की। इसमें जो नैतिकता होगी वो सोसाइटी बताएगी। सोसाइटी ने बोल दिया ये काम सही है तो सही है, उसको मान लेंगे। सोसाइटी ने बोल दिया काम नहीं करने चाहिए, गलत है तो उसको गलत मान लेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होती है, अच्छा लड़का और अच्छा लड़की बनने की उन्मुखता होती है, गुड बॉय एंड गुड गर्ल, ठीक है, कि भाई हमें अच्छा काम करना है अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर, अपने समाज के अंदर, अपने परिवार के अंदर, ताकि हमें हर कोई अच्छा लड़का या अच्छी लड़की बोल सके, ठीक है। तो उसके लिए वो कुछ भी अच्छा लड़का बनने के लिए किसी भी स्तर तक जा सकता है वो।
उसके अलावा अगली होती है कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता। इस स्टेज में बच्चा क्या काम करता है, कानून के प्रति बहुत संवेदनशील होता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि ट्रैफिक लाइट पर रुक जाएगा कि नहीं, यहाँ पर रुक जाओ ट्रैफिक लाइट पर, अगर ट्रैफिक लाइट पार करी तो हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा। तो कानून को मानता है बच्चा इस स्टेज में। तीसरी एंड लास्ट स्टेज होती है उत्तर रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, 13 साल से ऊपर वाले की। इसमें जो नैतिकता होती है वो बच्चा अपने अकॉर्डिंग बनाता है, वो समाज की नहीं सुनेगा। अगर उसे लग रहा है कोई काम सही है तो सही है, चाहे समाज ने गलत बोल दिया वो वही करेगा जो उसे सही लगेगा। अगर उसे लगता है काम गलत है और समाज इसको सही बोल रहा है तो वो गलत ही मानेगा उसको। इसमें समाज के ऊपर होती है, इसमें खुद के ऊपर होती है। ठीक है, इसका पहला पॉइंट है सामाजिक अनुबंध उन्मुखता। इसके अंदर बच्चा ये सोचता है कि अगर किसी कानून से या किसी चीज से अगर नुकसान हो रहा है तो उस कानून को तोड़ देना चाहिए, उस नियम को तोड़ देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बच्चा क्या दिखाता है, कानून दिखाता है, रेड लाइट पर रुक जाएगा कि इससे आगे नहीं जाना चाहिए वरना हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा। लेकिन अगर उसी रेड लाइट पर किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो जैसा आप लोग भी जैसे हो तो आप लोग भाग कर जाओगे, रेड लाइट को तोड़ दोगे। क्यों? क्योंकि जान जरूरी है, रेड लाइट नियम इतने जरूरी है तो उसमें नियम तोड़ दिए जाते हैं जान बचाने के लिए। ठीक है, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुखता। ठीक है, इस नैतिकता को देखो ऐसे समझना, ये अपर स्टेज की हो जाएगी। कैसे? फॉर एग्जाम्पल देता हूं मैं, आपका समझ जाओगा। भगत सिंह जी, तो भगत सिंह जी ने क्या काम किया था, उनको हर किसी ने बताया था हिंसा नहीं करनी है, हिंसा नहीं करनी, लेकिन उन्होंने ठान लिया कि भाई मुझे जो है हिंसा करनी हो या ना करनी हो वो अलग चीज है, लेकिन मैं वो काम करूंगा चाहे किसी को अच्छा लगे बुरा लगे जिससे मेरे देशवासी आजाद हो सके। तो उसने समाज की परवाह नहीं करी, अपने खुद के ऊपर डिसीजन लिया और छोटी सी उम्र में वो शहीद हो गए, शहीद भगत सिंह कहलाए। ठीक है, तो सोसाइटी ने जो चीज कही उसको फॉलो नहीं किया उन्होंने, जो खुद को अच्छा लगा वो उन्होंने फॉलो किया। तो देखो ये इनकी स्टेज हो गई जो मैंने आपको बता दिया, इनके कंसेप्ट हो गए, इतना ही जानना आपको जरूरी है। करते हैं अगली स्टेज के बारे में बात। फ्रेंड्स अब मैं बताऊंगा आपको 3 टॉपिक कंफर्म आते हैं आपके सीटेट के एग्जाम में, एक नंबर का, और बहुत ही इजी है, इनके अंदर ज्यादा बताने के लिए कुछ है भी नहीं। देखिए, बाल केंद्रीय शिक्षा यानी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, प्रगतिशील शिक्षा प्रोग्रेसिव एजुकेशन, एंड समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव एजुकेशन। देखिए बाल केंद्रीय शिक्षा में क्या होता है, इसमें बच्चों को सेंटर में माना जाता है। मतलब जितनी भी शिक्षण व्यवस्था है, जितना भी सिस्टम है, टीचर है, XYZ कोई भी हो, उसके सेंटर में बच्चा रहेगा। अगर कोई नई चीज इंप्लीमेंट करनी है, कोई नई पॉलिसी इंप्लीमेंट करनी है, टीचर को नई मेथड यूज करनी है, XYZ कुछ भी करेगा उसके सेंटर में बच्चा होना चाहिए। अगर वो बच्चे के लिए हितकारी नहीं है तो व्यर्थ है, बेकार है। अगर बच्चे के लिए फायदेमंद है तो ही उसको सही माना जाएगा। कुल मिला के बाल केंद्रीय शिक्षा में सिर्फ बच्चा टॉप पर होगा, जितनी भी सिस्टम होगा व्यवस्था होगी वो इसके अकॉर्डिंग चलेगी, बच्चे के अकॉर्डिंग, ना कि बच्चा सिस्टम के अकॉर्डिंग चलेगा। प्रगतिशील शिक्षा ये भी की जैसी होती है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन, इसमें बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उनको पढ़ाया जाता है, बच्चों को सर्वांगीण विकास पर बल दिया जाता है, ऑल राउंड डेवलपमेंट उनका किया जाता है, करके सीखने पे लर्निंग बाय डूइंग पर बल दिया जाता है प्रगतिशील शिक्षा में। समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव एजुकेशन, मैंने आपको बताया था एक ऐसी शिक्षा जिसमें सभी बच्चों को समान रूप से समान शिक्षा दी जाती है बिना किसी भेदभाव के। ठीक है, जैसा आप लोग वीडियो देख रहे हो, आप लोग भी अलग अलग प्रदेश के बच्चे हो, अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति के आप लोग बच्चे हो, तो आप लोगों में तो मैं कोई अंतर नहीं करता, मेरे लिए सभी इक्वल है। तो यही होती है समावेशी शिक्षा, जब बिना अंतर किए सभी को समान रूप से समान शिक्षा दी जाए। ठीक है, इसके अलावा एक कंसेप्ट और देख लीजिए इसके अंदर, बाल केंद्रीय शिक्षा और प्रगतिशील शिक्षा में अमेरिका के मनोवैज्ञानिक जॉन डीवी का महत्वपूर्ण योगदान है। यहां से भी आपका क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो जॉन डीवी, ये जो दोनों चीज आपको जरूर देखने को मिले, और प्रगतिशील शिक्षा मिले, जॉन डीवी पर लगा देना आंसर सही। ठीक है, अब उसके अलावा जॉन डीवी ने त्रिध्रुवीय प्रणाली बताई थी, ट्राइपोलर सिस्टम बताया था, इसको चाहे आप लिख लो, ये महत्वपूर्ण है। जॉन डीवी ने त्रिध्रुवीय प्रणाली को बताया था, ट्राइपोलर सिस्टम को। देखिए इसके अंदर क्या होता है, इसमें इन्होंने 3 चर बताए थे। समझ से आ रहा, मतलब 3 ध्रुवीय बताए थे, 3 प्रणाली बताए थे। कौन कौन से चर बताए थे उनको देखिए आप लोग। पहले टीचर, दूसरे नंबर पर है बच्चा यानी बालक, और तीसरे नंबर पर है करिकुलम यानी कि पाठ्यचर्या। ठीक है, ये 3 इन्होंने कंसेप्ट बताए थे अपनी त्रिध्रुवीय प्रणाली में कि ये तीनों ही महत्वपूर्ण होते हैं। टीचर को बताया था इन्होंने स्वतंत्र चर यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल, बालक को बताया था आश्रित चर, ठीक है, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल, और पाठ्यचर्या को बताया था मध्यस्थ चर यानी इनके बीच में जो मध्यस्थता का काम करेगी। ये भी आपके कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए कि बताओ आश्रित चर कौन सा होता है,
जॉन डीवी की त्रिध्रुवीय प्रणाली के अकॉर्डिंग, तो बच्चा हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसके अंदर कंसेप्ट था। ये एक तरीके से 3 नंबर हो गए अब आपके, इतना ही आपको पूछा जाता है, बहुत ही ईजी होता है। बेसिकली सीटेट का एग्जाम तो आपका वैसे ही ईजी होता है, आप लोग वैसे ही डर रहे हो, देख लेना आप इजीली उड़ा दोगे इसको। बात करते हैं आपके अगले कंसेप्ट की। देखिए फ्रेंड्स, अगले टॉपिक में बात करेंगे अधिगम विकार यानी लर्निंग डिसऑर्डर या लर्निंग डिसेबिलिटीज के बारे में। 1 नंबर का अधिगम विकार जरूर आता है सीटेट के एग्जाम में, कंफर्म आता है, चाहे आपके किसी भी सब्जेक्ट में पूछा है, सीडीपी, ईवीएस, मैथ्स, लैंग्वेज, चाहे कुछ कोई भी आपका सब्जेक्ट हो, साइंस, सोशल साइंस, ये आपके महत्वपूर्ण है आपके। ठीक है, जो मैंने आपको सामने स्क्रीन पर लिख दिए, एक एक करके इनके बारे में बात करते हैं। पहले बात करेंगे डिसलेक्सिया। तो डिसलेक्सिया होता है आपका पढ़ने से संबंधित विकार। ठीक है, इसको आप ऐसे कर लीजिए, पढ़ने से संबंधित विकार। मान लीजिए बच्चों को अगर हमने लिख दिया 100, तो कहेंगे इसे पढ़ने के लिए, तो बच्चा इसको उल्टा पढ़ देगा, वोज पढ़ देगा। ठीक है, तो ये पढ़ने से संबंधित जहां पर भी आपको दिख जाए तो डिसलेक्सिया लगा देना आप लोग। डिसग्राफिया होता है आपका लिखने से संबंधित विकार, जब बच्चा लिखने में कठिनाई महसूस करता है। मान लीजिए 100 को उल्टा लिख देगा वाज, ठीक है, या फिर बी को ऐसे लिख देगा, उल्टा लिख देगा, तो ये हो जाता है आपका लिखने से संबंधित विकार। डिसकैलकुलिया होता है आपका मैथ्स यानी गणित से संबंधित विकार। गणित से संबंधित किसी भी प्रकार का विकार होगा वो आपका डिसकैलकुलिया के अंदर आएगा। डिसमोर्फिया होता है आपको ये कंफ्यूजन यानी भ्रम से संबंधित विकार। देखो मैंने इनके ऊपर एक ट्रिक भी बताई थी, अभी आपको बताता हूं। डिसलेक्सिया आपका पढ़ने वाला बताया था। डिसग्राफिया, ग्राफिया के अंदर ग्राफ आ रहा है, ये लिखने से संबंधित होता है आपका। ठीक है, डिसकैलकुलिया में कैलकुलेटर आ रहा है। ठीक है, तो आपको आइडिया लग जाएगा कैलकुलेटर पर हम क्या करते हैं। उसके अलावा डिसमोर्फिया में मोर आ रहा है कि जब बच्चा मोर और मुर्गे के अंदर कंफ्यूज हो जाता है उनकी शेप के ऊपर, क्या दिखने में तो दोनों एक जैसे लग रहे हैं लेकिन पता नहीं कौन सा मोर है कौन सा मुर्गा, तो यानी बच्चा कंफ्यूजन की स्थिति में, यहाँ पर भ्रम की स्थिति में उनकी बॉडी शेप्स के अकॉर्डिंग। डिसफेजिया, देखो फेजिया के अंदर बताया था फंस गया, बच्चा जब भाषा बोलने में फंस जाता है। ठीक है, तो भाषा से संबंधित विकार आपका डिसफेजिया हो जाएगा। डिस्प्रैक्सिया होता है आपका शारीरिक कौशलों से संबंधित विकार, मोटर स्किल से संबंधित जो विकार होता है, जब तक माइंड मसल्स कनेक्ट नहीं कर पाता। मान लीजिए मैं मेरी तरफ को कोई ये फेंकेगा तो मुझे यहाँ पकड़ना चाहिए इसको, लेकिन मैं इसको यहाँ पकड़ रहा हूँ, क्यों? माइंड मसल्स कनेक्ट नहीं बन पा रहा, तो शारीरिक गति कौशलों से विकार हो जाएगा। डिस्थीमिया आपका हो जाएगा आपका तनाव से संबंधित विकार, जब बच्चा तनाव ले लेता है। और बच्चा नहीं, जो लोग आप वीडियो देख रहे हो आप लोग भी तनाव ले रहे हो कि भाई सीटेट का एग्जाम पास होगा नहीं होगा, कंफर्म पास होगा। मेहनत कर दीजिए, लास्ट के टाइम अपना पूरा एफर्ट लगा दीजिए और डिस्थीमिया मत बनिए। ठीक है, कंफर्म पास होगा। वीडियो को आप लोग देख लेना, यहाँ से आपके भर भर के क्वेश्चन आने वाले आपके सीटेट के एग्जाम में। बात करेंगे आपके अगले टॉपिक की। देखो फ्रेंड्स, अब बात करेंगे आपकी शिक्षण विधियों की। 2-3 नंबर के क्वेश्चन आपके जरूर बनते हैं इन विधियों से संबंधित। जो महत्वपूर्ण है सभी मैंने लिख ली, बेसिकली ये सबसे ज्यादा रिपीट होती है। देखिए, बात करेंगे पहले आगमन विधि यानी इंडक्टिव मेथड। इस विधि के अंदर क्या होता है, इसमें बच्चों को पहले उदाहरण यानी कि एग्जाम्पल दिए जाते हैं और उदाहरण देने के बाद उनको नियम यानी कि रूल बताए जाते हैं। ठीक है, तो ये विधि चलती है उदाहरण से नियम की ओर। दूसरी होती है आपकी निगमन विधि, सेम इसका अपोजिट डिडक्टिव मेथड। इसमें पहले बच्चों को नियम सिखाए जाते हैं और नियम सिखाने के बाद फिर उनको एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण दिए जाते हैं। अगली विधि आपकी प्रत्यक्ष विधि, जिसको डायरेक्ट मेथड बोलते हैं, आपकी लैंग्वेज के अंदर बहुत आती है, चाहे आपने कोई भी लियो, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, कुछ भी लिया हो। प्रत्यक्ष विधि में क्या होता है, इस विधि में मातृभाषा का बिना प्रयोग कराए किसी भाषा को सिखाया जाता है। मातृभाषा की जगह नहीं होती। जैसा मैं हिंदी बोल रहा हूँ, अगर मान लो मुझे इंग्लिश सीखनी हो और इंग्लिश मुझे अमेरिका के अंदर किसी फैमिली के अंदर भेज दिया, तो ना तो अंग्रेज जानते हिंदी को, ठीक है, और ना उसको समझ पाते, तो मातृभाषा का यूज होगा वहां पर? नहीं होगा। इस विधि को मैं डायरेक्ट सीख लूंगा, उनके बीच में, लोगों के बीच में रहकर उनकी बातों को सुनकर, तो बेसिकली इसको डायरेक्ट मेथड बोला जाता है, जब किसी विधि को माध्यम से डायरेक्ट सीखा जाता है। ठीक है, विश्लेषण विधि एनालिसिस मेथड, इसमें क्या होता है, जिसमें कोई भी समस्या को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लिया जाता है। जैसा आप लोगों ने अपनी सीटेट का जैसा एग्जाम होने वाला है, तो इसको अलग अलग टुकड़ों में बांट लिया कि भाई यहाँ से महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक करेंगे, एनसीईआरटी का ये कंटेंट करेंगे, तो इसमें छोटे छोटे टुकड़ों में बांट कर किया जाता है एनालिसिस मेथड में। संश्लेषण विधि, सिंथेसिस मेथड, इसमें क्या होता है, विश्लेषण के बाद ये वाली विधि होती है, जब आपने समस्या को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया, तो बांट लिया, तो यहाँ पर इन टुकड़ों को जोड़कर उसका समाधान किया जाता है। ठीक है, अगली आपकी अनुकरण विधि, इमिटेशन बोलते हैं इसको, यानी जिसमें बच्चा कॉपी करके सीखता है, जो भी उसको चीज बताई जा रही है बच्चा उसको कॉपी कर लेगा, उसको सीख जाएगा, तो ये होती है आपकी अनुकरण विधि। जो 6 महत्वपूर्ण थी मैंने आपको बता दी। बात करते हैं आपके अगले टॉपिक। अब देखिए टॉपिक की बात करेंगे, ये आपका दिगम विकार यानी लर्निंग डिसेबिलिटीज, लर्निंग डिसऑर्डर के बारे में। 1 नंबर का कंफर्म आता है, कोई सा ना कोई सा एक विकार, इन्हीं में से आपको पूछा जाता है सबसे ज्यादा। ठीक है, बात करेंगे पहले डिसलेक्सिया। तो डिसलेक्सिया होता है आपका पढ़ने से संबंधित विकार, जब बच्चा पढ़ने में कठिनाई महसूस करता है।
ठीक है, जैसे मान लीजिए बच्चों को हम लिख कर दे देंगे सो, तो बच्चा इसको पढ़ेगा उल्टा, वोज पढ़ेगा। तो पढ़ने से संबंधित जहां पर भी आपको विकार देखने को मिले डिसलेक्सिया के ऊपर लगा देना। दूसरा होता है डिस्ग्राफिया। अच्छा, इनके ऊपर मैंने आपको ट्रिक भी बताई हुई थी, उस ट्रिक के माध्यम से भी आपको कराता जाता हूं। जैसे डिस्ग्राफिया में ग्राफ आ गया, तो ग्राफ पर क्या काम होता है, लिखने का, तो हो जाता है आपका लिखने से संबंधित विकार, ये हो जाएगा आपका डिस्ग्राफिया। जैसे बच्चा सो को उल्टा लिख देता है वोज, बी को ऐसे लिख देगा, उल्टा लिख देगा, डी लिख देगा। लिखने से संबंधित जितना भी विकार होगा डिस्ग्राफिया में आएगा। डिसकैलकुलिया, तो कैलकुलिया के अंदर कैलकुलेटर आ रहा है, और कैलकुलेटर पर बेसिकली क्या काम करते हैं, मैथ से संबंधित काम करते हैं, जोड़ घटा गुणा। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका मैथ से संबंधित, गणित से संबंधित जितने भी प्रकार के विकार आएंगे वो आपके डिसकैलकुलिया के अंदर आएंगे। अगला आएगा आपका डिस्मोर्फिया। डिस्मोर्फिया होता है आपका भ्रम का यानी कंफ्यूजन का विकार। जैसे मैंने आपको ट्रिक बताई थी, डिस्मोर्फिया में मोर आ रहा है, तो बच्चा क्या काम करता है, एक सेकंड इसको हटा दे, तो बच्चा क्या काम करता है, मोर और मुर्गे के अंदर कंफ्यूज हो जाता है उनकी बॉडी शेप्स को देख के, कि यार मुर्गा भी दिखने में ऐसी लग रहा है बॉडी के अकॉर्डिंग, और मोर भी ऐसी लग रहा है, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, भ्रम की स्थिति हो जाती है। ये हो जाता है आपका डिस्मोर्फिया। डिस्फेजिया, फेजिया के अंदर फंसना आ रहा है, जब बच्चा अपनी भाषा बोलने में फंस जाता है, कि बहुत सी चीजें बोलना तो चाहता है लेकिन उनको बोल नहीं पाता है, ठीक है, अपने विचार अभिव्यक्त नहीं कर पाता। डिस्प्रेक्सिया होता है आपका शारीरिक कौशलों से संबंधित विकार, ठीक है, जिसके अंदर बच्चा माइंड मसल्स कनेक्ट नहीं बना पाता। जैसे मान लीजिए अगर मैं बच्चे की तरफ कोई पेन फेंकूंगा, तो बच्चा इसको यहाँ पकड़ने की जगह इसको यहाँ पकड़ेगा, क्यों, माइंड मसल्स कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं इसके। ठीक है, तो शारीरिक कौशल, गति कौशलों से संबंधित विकार होगा आपका डिस्प्रेक्सिया। डिस्थीमिया होता है आपका तनाव से संबंधित विकार। ये बच्चे नहीं, आप लोग भी ले रहे हो सीटेट के एग्जाम की, बहुत तनाव के अंदर हो, तो डिस्थीमिया होता है आपका तनाव से संबंधित विकार। अब देखिए मैं आपको बोल रहा हूँ, लास्ट के टाइम पर अपनी पूरी एफर्ट लगा दो, पूरी जान लगा दो। सीटेट का एग्जाम कोई बड़ा एग्जाम नहीं है, जरूर निकाल दोगे, 100% पास करोगे। और आज की वीडियो से तो आपको भर भर के क्वेश्चन मिलने वाले आपके सीटेट के एग्जाम में, तो इसको कंटिन्यू देखते रहिए अपना, ठीक है। तो डिस्थीमिया मैंने आपको बता दिया, सभी विकार आपके कंप्लीट हो गए। देखिए फ्रेंड्स, अब बताऊंगा मैं आपको 2 टॉपिक एक साथ, एक एक नंबर का आपके एग्जाम में जरूर आता है, क्योंकि आपके सीटेट के सिलेबस में गिवन है, और चीजें आज वीडियो में मैं आपको वही करा रहा हूं जो आपके सिलेबस में और जो रिपीट होती है, मतलब हर साल पूछा जाता है आपके सीटेट के एग्जाम में, ये भी एक एक नंबर का जरूर आता है। बेसिकली इसके अंदर ये जान लीजिए, आनुवंशिकता और वातावरण यानी हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट की बात हो रही है। आनुवंशिकता बोल देते हैं जो जीन्स हमारे पेरेंट्स के थ्रू हमारे अंदर ट्रांसफर होते हैं। जैसे मेरी आंखों का रंग आप लोग देख सकते हो, मेरी स्किन का रंग, मेरे चेहरा जो दिख रहा है, ठीक है, तो बहुत से बोलते हैं कि तुम्हारा चेहरा मम्मी पापा जो दोनों जैसे दिखता है, आप लोगों का भी कुछ ना कुछ बॉडी पार्ट्स ऐसे दिखते होंगे। जो हमारी थिंकिंग है वो हमारे पेरेंट्स से मिलती है, मतलब कुल मिला के जो जीन्स हमारे अंदर ट्रांसफर होते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे के अंदर ट्रांसफर होते चले जाते हैं, वो होती है आपकी आनुवंशिकता। जैसे मैंने आपको बता दिया, जैसे आंख का रंग हो गया, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन सीटेट के अंदर पूछा गया था, आंखों का रंग किससे संबंधित है, आनुवंशिकता से संबंधित है, या जो भी आपकी थिंकिंग वगैरह होती है। आनुवंशिकता के अलावा जितनी भी बाकी चीजें हैं वो सब होती है आपकी वातावरण यानी कि एनवायरमेंट के अंदर, ठीक है। जैसे मान लीजिए अपने घर वाले हो गए, घर के अंदर स्कूल हो गया, पास पड़ोस हो गया, ये सब आपके वातावरण के अंदर आपके शामिल हो जाएंगे। और जो बच्चे के विकास के लिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जो बच्चे का विकास होता है उसके लिए किसकी ज्यादा जरूरत होती है, आनुवंशिकता की ज्यादा जरूरत होती है, वातावरण की ज्यादा जरूरत होती है, तो दोनों की ही जरूरत ज्यादा होती है, दोनों का ही होना बहुत जरूरी है। अगर दोनों में से कोई भी एक चीज नहीं होगी तो बच्चे का विकास नहीं हो पाएगा। तो जहां पर भी आपको देखने को मिले आनुवंशिकता और वातावरण एक साथ देखते टिक कर देना। दूसरा आपका टॉपिक है समाजीकरण यानी कि सोशलाइजेशन। समाजीकरण के अंदर क्या होता है कि बच्चा समाज से अपनी चीजें सीखता है। अब समाज के अंदर क्या क्या चीजें आ जाएगी, बच्चे का घर परिवार आ जाएगा, स्कूल आ जाएगा, ठीक है, जो चीजें वातावरण के अंदर आती है, उसके अलावा आस पड़ोस रिश्तेदार वाले आ जाएंगे, ये समाजीकरण के अंदर आते हैं। अब समाजीकरण के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, जो समाजीकरण की फर्स्ट एजेंसी थी, प्राथमिक एजेंसी है, वो कौन सी होती है, जहां से बच्चा सबसे पहली चीजें सीखता है। तो सबसे पहला बच्चा सीखता है अपने परिवार से। आप लोग भी अपने परिवार से सबसे पहली चीजें सीखे हो ना, चाहे आप भाषा सीखे हो, अपने परिवार वालों की कॉपी करिए आपने, आप लोग सीख गए। तो प्राथमिक एजेंसी होती है, फर्स्ट एजेंसी आपका परिवार, और जो सेकंड एजेंसी होती है यानी द्वितीय एजेंसी होती है वो होता है आपका स्कूल होता है। ये क्वेश्चन कई बार सीटेट के एग्जाम में आपका पूछा गया है, तो आपके अंदर आपको इनके अंदर बस यही जानना जरूरी है, ये आपके महत्वपूर्ण टर्म है। बात करते हैं अगले टॉपिक। देखिए अगला टॉपिक पढ़ेंगे आईक्यू से संबंधित यानी बुद्धि लब्धांक। बेसिकली ज्यादा इसके अंदर पढ़ने की जरूरत नहीं है, 2 चीजें हमको पता होनी चाहिए जो सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में रिपीट होती है। आईक्यू एक तो पूछा जाता है जो औसत बच्चे होते हैं, जो एवरेज चाइल्ड होते हैं, ठीक है, औसत बच्चे, उनके अंदर उनका आईक्यू कितना मिलता है, तो उनके अंदर आईक्यू मिलता है 90 से लेके 109 के बीच का आईक्यू मिलता है।
दूसरा पूछा जाता है प्रतिभाशाली बच्चों का। तो एक सेकंड, जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, तो प्रतिभाशाली बच्चों के अंदर जो आईक्यू मिलता है वो मिलता है 140 प्लस तक का। सबसे ज्यादा कोई यही दो क्वेश्चन इससे संबंधित आपके पूछे जाते हैं। एक इसके अंदर टर्म पूछी जाती है, आपको आईक्यू का फॉर्मूला पूछा जाता है, यहां से आपका क्वेश्चन बनता है। इस फॉर्मूले को ध्यान से देखना। आईक्यू का फॉर्मूला होता है MA/CA × 100। ठीक है, ये आपको वैल्यू दी होगी MA और CA की, मेंटल एज और आपकी क्रोनोलॉजिकल एज की। सिर्फ आपको वैल्यू पुट अप करनी है और काट कर आपका आईक्यू निकल कर आ जाएगा। ये आईक्यू से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए बात करते हैं अगले टॉपिक की। देखिए फ्रेंड्स, अब पढ़ेंगे हम हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आपका, एक नंबर की इनमें से आपकी बुद्धि जरूर पूछी जाएगी आपके एग्जाम के अंदर, चाहे कोई सी भी पूछी जाए। ठीक है, तो एक एक करके जल्दी में बात कर लेते हैं। बेसिकली पहले इन्होंने 7 टाइप की बुद्धि बताई थी, उसके बाद एक और जोड़ी दी थी 8वीं, फिर एक और जोड़ी दी 9, टोटल 9 हो गई। अगर आपको एग्जाम में तीनों ही देखने को मिले, 7 भी बताई 8 भी बताई, तो आप 8 लगा देना। 8 ज्यादा मोस्ट अप्रोप्रिएट है क्योंकि आपके एनसीईआरटी में 8 दिया हुआ है। एक एक करके बात करते हैं। पहली बुद्धि बताई इन्होंने शाब्दिक भाषाई बुद्धि, यानी जिन लोगों के अंदर ये वाली बुद्धि ज्यादा होती है उनके अंदर शब्दों और भाषा का ज्ञान बहुत ज्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल कवि, इनके अंदर ये वाली बुद्धि सबसे ज्यादा होती है। कवि के अलावा पत्रकार हो गए, देखते हो ना आप न्यूज चैनल पर, पत्रकार के अंदर बहुत ज्यादा होती है, शब्दों और भाषाओं की बहुत बढ़िया कमांड मिलेगी। वकील हो गए, बहस करते कोर्ट के अंदर, इनके अंदर ये वाली बुद्धि ज्यादा मिलती है। तार्किक गणितीय बुद्धि, नाम से समझ में आ रहा है गणितीय बुद्धि, यानी जिन लोगों के अंदर ये वाली बुद्धि ज्यादा होती है वो क्या बनते हैं, मैथ्स के अंदर बहुत बढ़िया बनते हैं। जैसे सीए बन गए, चार्टेड अकाउंटेंट बन गए, वैज्ञानिक बन गए, साइंटिस्ट बन गए, इनके अंदर ये वाली बुद्धि बहुत ज्यादा होती है। और जो आपको बता रहा हूं ना कि ये कवि के अंदर कौन सी बुद्धि होती है, एग्जाम में से क्वेश्चन पूछे गए हैं कि कवियों के अंदर कौन सी बुद्धि सबसे ज्यादा पाई जाती है, भाषिक शाब्दिक भाषाई बुद्धि। वैज्ञानिकों के अंदर किस बुद्धि को देखने को मिलता है, तार्किक गणितीय बुद्धि, ऐसे पूछा जाता है। स्थानिक बुद्धि में किसको देखा जाता है, मूर्तिकार या चित्रकार को। इनको आप लिख लीजिए क्योंकि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, उसके अलावा अगली बात करते हैं अगली बुद्धि की। राइटिंग आज खराब है क्योंकि आज आपकी रिवीजन कंप्लीट करा दूंगा। अगली बुद्धि आपकी शारीरिक गतिक बुद्धि, यानी शरीर को गति देने वाली बुद्धि, जो किन के अंदर पाई जाती है, जैसे मान लीजिए एथलीट हो गए, एथलीट के अंदर ये वाली बुद्धि पाई जाती है। डांसर के अंदर ये वाली बुद्धि पाई जाती है। जो हीरो हीरोइन होती है उनके अंदर ये वाली बुद्धि पाई जाती है क्योंकि शरीर को गति देती है ये वाली बुद्धि। संगीतात्मक बुद्धि, नाम से पता चल रहा है, जिनके अंदर ये वाली बुद्धि मिलेंगी वो क्या बनेंगे, वो सिंगर बनेंगे वो लोग। ठीक है, ये सब टाइप की बुद्धि हर आदमी के अंदर पाई जाती है। आप लोग जो वीडियो देख रहे हो, देख लो आपके अंदर कौन सी बुद्धि है। फिर है आपकी, इसको देखना है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं 6ठी और 7वीं में। एक होती है आपकी इंटरपर्सनल, एक होती है आपकी इंट्रापर्सनल। इसको ऐसा समझना, इंटरपर्सनल में जब आदमी दूसरों के साथ इंटरेक्ट करता है बहुत बढ़िया तरीके से, जैसे कि नेता लोग, पॉलिटिशियन लोग, वो जनता के साथ बहुत बढ़िया तरीके से इंटरेक्ट करते हैं, अपनी बातों में फंसा लेते हैं, ऐसा टॉपिक पकड़ते हैं जो जनता की नफ्सों की इसमें फंस जाएंगे, तो दूसरों के साथ इंटरेक्ट करेंगे। ठीक है, हाँ जी, ये सब चीज वोट मिलने तक। इंट्रापर्सनल क्या होती है, जो आदमी खुद के साथ इंटरेक्ट करता है, जैसे आध्यात्मिक गुरु वगैरह हो गए, वो इंट्रापर्सनल हो जाएंगे। तो इनमें कंफ्यूज मत हो जाना इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल में। अगली बच्ची आपकी 7 हो गई प्रकृतिवादी बुद्धि। इसके अंदर क्या होता है, जो लोग प्रकृति के नजदीक होते हैं, जिन्हें प्रकृति से प्यार होता है, जैसे कौन हो गए, किसान हो गए, फार्मर हो गए। ठीक है, उसके अंदर लास्ट वाली बुद्धि बच्ची आपकी फाइनल अस्तित्ववादी बुद्धि। ये वाली बुद्धि जिन लोगों के अंदर होती है उनके अंदर हमेशा माइंड के अंदर एक ही चीज चलता रहता है, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क कैसे, हम इस दुनिया में क्यों आए हैं, भगवान कौन है। ठीक है, तो बेसिकली सब चीज के बारे में सोचते रहते हैं, तो क्वेश्चन मार्क रहता है उनके माइंड में हमेशा। तो हो जाएगा अस्तित्ववादी बुद्धि। जैसे साधु संत हो गए तो वो इस बुद्धि के अंदर आ जाएंगे। 9 बुद्धि थी, 9 की 9 मैंने आपको कंप्लीट करा दी। जिन लोगों के अंदर ये वाली बुद्धियां पाई जाती है, ये सभी आपके एग्जाम में पूछे गए, सीटेट और बाकी एग्जाम में जो मैंने बताई हुई है सब। ठीक है, चलिए बात करते हैं अब आपके अगले टॉपिक की। देखिए फ्रेंड्स, अगला जो टॉपिक लिया है ये मान लीजिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका। ये ऐसा टॉपिक है जो आपके एग्जाम में मिनिमम 5 नंबर जरूर दिलाएगा, 5 से 10 दिला देगा, 15 दिला देगा। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक एनसीईआरटी 2005। इसके अंदर जो मेन चीजें है वो जानना जरूरी है, जिनसे आपके क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। देखो, इनके 5 सिद्धांत आपको याद करने जरूरी है, जो मैंने सामने स्क्रीन पर लिखे हुए हैं। पहला, ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाना चाहिए, यानी जो भी बच्चों को क्लासरूम में चीजें पढ़ाई जा रही है, जो भी स्कूल में उसको चीजें पढ़ाई जा रही है, उसको उसके बाहरी जीवन से जोड़ा जाना चाहिए और उसके दैनिक जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। ठीक है, साथ में लिख लो, दैनिक जीवन से, डेली रूटीन से उसको कनेक्ट करना चाहिए। दूसरा सिद्धांत है, पढ़ाई को रटंत प्रणाली यानी रोट लर्निंग से मुक्त किया जाए, इससे उसको फ्रीडम की जाए। ठीक है, पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो, हमेशा होने चाहिए, क्या होने चाहिए, बाल केंद्रित होने चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड होने चाहिए। ये इसका तीसरा पॉइंट कहता है।
इनके ऊपर टेक्स्ट बुक या करिकुलम सेंटर्ड ना होना चाहिए। विभिन्न प्रकार की गतिविधियां बच्चों को कराई जानी चाहिए जो स्कूल में दी जाने वाली शिक्षा होती है उनके माध्यम से, ठीक है। जो भी स्कूल में शिक्षा दे रहे हो वहां पर आप डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज कराओ बच्चों को। तो जहां पर भी ऑप्शन में आपको विभिन्न प्रकार की गतिविधियां देखने को मिले, और आपकी देख लेना लैंग्वेज के अंदर बहुत दिखेगा आपको ये, चाहे आपने हिंदी संस्कृत कुछ भी ली हो, इंग्लिश वगैरह, तो जहां पर भी दिखे सही लगा देना, क्योंकि एनसीएफ खुद कहता है कि बच्चों को विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से कराया जाओ। राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार किया जा सके, ऐसा भी एनसीएफ कहता है। ये नहीं कि भाई अपने स्कूल के पंखे उनके तोड़ रहा है, बिल्डिंग तोड़ रहा है, ठीक है। तो ये 5 सिद्धांत हो गए। उसके अलावा एनसीएफ के अकॉर्डिंग टीचर की भूमिका लिख लो। एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग जो एक टीचर का रोल बताया गया है वो बताया गया एक फैसिलिटेटर के रूप में, यानी इसको बोलेंगे हिंदी में सुगमकर्ता, ठीक है। सुगमकर्ता या सुविधादाता, 2 नाम इसके दिए होते हैं आपके एग्जाम के अंदर। इंग्लिश में दिया होता है फैसिलिटेटर के रूप में। एनसीएफ 2005 ने एक टीचर की व्याख्या किया है। एनसीएफ ये भी कहता है कि जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी सूचना है, उस इंफॉर्मेशन को, सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए, ठीक है। ये एनसीएफ कहता है। तो मेन पॉइंट आपके एनसीएफ के अंदर यही थे। वैसे मैंने सारी चीजें A to Z अपने वीडियो में बताई हुई है, इनके ऊपर डिटेल में भी कंसेप्ट है, लेकिन आपकी फटाफट रिवीजन हो रही है तो वही चीजें करा रहा हूं जो आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा आती है, ठीक है। चलिए देखते हैं अब आपका अगला टॉपिक। देखिए फ्रेंड्स, अब वीडियो में बात करेंगे हम असेसमेंट के बारे में, यानी आकलन के बारे में, आकलन और मूल्यांकन के बारे में। ये आपके बहुत बार पूछे जाते हैं, ठीक है। इन तीनों को देखो, इनमें से 1 नंबर का आपका आता है, कोई सा भी आ जाएगा। बात करेंगे पहले असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग के अंदर क्या होता है? एक ऐसा आकलन जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान चलता रहता है। जैसे मैं अभी आपको चीजें पढ़ा रहा हूं, अगर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछने लग जाऊं या क्लासरूम में, तो आप लोग उसका आंसर दोगे, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, आपका असेसमेंट कर रहा हूं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान, या फिर क्लास शुरू होने से पहले जो बच्चा टीचर तैयारी करता है, सब चीज तैयार करता है आप लोगों को पढ़ाने के लिए। जैसे मैंने तैयार किया कि भाई जल्दी से इनकी क्विक रिवीजन करा देता हूँ बहुत जल्दी शॉर्ट पीरियड के टाइम पे, ताकि कई सारे नंबर आपको ऐसे देखने को मिल जाए। तो ये हो जाता है आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान या उससे पहले का आकलन। असेसमेंट ऑफ लर्निंग होता है जब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हमारा खत्म हो जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए क्लास खत्म होने के बाद मैं आपको कुछ काम दे दूं, तो हो जाएगा उसके बाद असेसमेंट ऑफ लर्निंग। जैसे बच्चे की जो वार्षिक और अर्धवार्षिक जो परीक्षाएं होती है, जो टर्म्स टेस्ट होते हैं, तो हो जाएंगे आपके असेसमेंट ऑफ लर्निंग। असेसमेंट एज लर्निंग में क्या होता है, बच्चा अपना मूल्यांकन आकलन खुद करता है, ये अपने फ्रेंड से करवाता है। जैसे हम जब स्कूल में थे तो अपने दोस्त को बोल देते थे, ले यार तू ये मेरी किताब ले ले और मुझसे क्वेश्चन पूछ, मैं तुझे आंसर दूंगा। तो हम अपना आकलन कैसे कर रहे हैं, खुद कर रहे हैं ना, या अपने फ्रेंड से करवा रहे हैं। तो तीनों ही आकलन महत्वपूर्ण है, कोई सा ना कोई सा एक आपके एग्जाम में देखने को इनसे संबंधित मिलेगा। बात करेंगे CCE की, यानी कंटीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन, सतत और व्यापक मूल्यांकन। एक ऐसा मूल्यांकन जो कंटिन्यूअसली चलता रहता है, लगातार चलता रहता है और व्यापक रूप से चलता है। व्यापक के अंदर भी आपके क्या आते हैं, ये आपका सीटेट के अंदर कई बार पूछा गया है। तो व्यापक के अंदर आते हैं आपके शैक्षिक और सह-शैक्षिक दोनों ही पक्षों को शामिल किया जाता है, यानी आपके चाहे टीचिंग से संबंधित हो, चाहे आपकी PT योगा वगैरह से संबंधित हो। तो ऐसा आकलन जो आपका लगातार चलता रहता है और व्यापक रूप से चलता है, ये होता है आपका CCE, ठीक है। इसके बाद एक और असेसमेंट आया था, स्कूल बेस्ड असेसमेंट, इसको भी लिख सकते हो विद्यालय आधारित आकलन। ये भी इसकी तर्ज पर आया था बच्चों के आकलन करने के लिए। निदानात्मक आकलन, डायग्नोस्टिक असेसमेंट में क्या होता है, सबसे पहले सिर्फ इसमें जान लो, जानना, प्रॉब्लम को जानना, ठीक है। इसमें सिर्फ समस्या को जाना जाता है, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले मरीज को डायग्नोस करता है कि भाई इसको क्या प्रॉब्लम है। तो पहले समस्या को जानेगा, समस्या को जानने के बाद फिर उसका क्या काम करता है, वो उपचार करता है, ठीक है। अगर समस्या पता ही नहीं होगी तो उपचार करना संभव हो पाएगा, नहीं संभव हो पाएगा। तो बेसिकली सभी टाइप का आकलन है जो मैंने आपको बता दिए। चलिए देखते हैं अगला टॉपिक। देखिए फ्रेंड्स, अब बात करेंगे आपके 3 टर्म्स की। इनमें से 1 नंबर आपको जरूर देखने को मिलेगा अपने एग्जाम के अंदर, 102 भी पूछी जाती है। इनके बारे में सिर्फ ये जानिए आप लोग। पहले बात करेंगे संज्ञान यानी कॉग्निशन की। कॉग्निशन का मतलब ये होता है सिर्फ चीजों को जानना, ये मतलब रखिए इसका, कि संज्ञान का मतलब होता है सिर्फ जानना, किसी के बारे में हमें जानकारी मिल जाए। संवेग इमोशंस आप सभी को पता है, इमोशंस हमारे क्या होते हैं, गुस्सा करना, हंसना, ये सब क्या होता है, हमारे इमोशंस होते हैं। और तीसरा है मानचित्रण यानी कि माइंड मैपिंग। जब हम अपने माइंड के अंदर किसी का चित्र बना लेते हैं, उसकी मैपिंग कर लेते हैं। जैसा आप लोगों के माइंड में मेरा भी होगा कि भाई यूट्यूब पर सचिन सर पढ़ाते हैं, उनको दिखने में ऐसे होते हैं। बच्चा अपने माइंड के अंदर मान लीजिए कार की फोटो बना के रख लेता है, ये कंसेप्ट बना के रख लेता है कि भाई ये डॉग होता है, ठीक है। तो जो माइंड के अंदर जो फोटो बना लेते हैं, चित्र बना लेते हैं, उसको कहा जाता है माइंड मैपिंग। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, जो कॉग्निशन और संज्ञान होते हैं, जो कॉग्निशन और इमोशंस होते हैं,
ये आपस में संबंधित होते हैं नहीं होते? तो आपस में संबंधित होते हैं दोनों के दोनों। अगर हमें चीजों की जानकारी नहीं होगी, इमोशंस की जानकारी नहीं होगी, कौन सा इमोशन को कहाँ यूज करना है, तो हमारा संज्ञान क्या होगा, बेकार हो जाएगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, मान लीजिए अगर शादी के अंदर जाते हैं तो शादी के अंदर हमें पता, हम जानते हैं शादी के अंदर खुश होते हैं हर लोग, ठीक है, पर्सन होते हैं, लेकिन इमोशंस कौन सा दिखा दिया वहां पर, इमोशन मान लीजिए दिखा दिया गुस्से वाला दिखा दिया, या फिर गुस्से वाला रोने वाला दिखा दिया, तो क्या होगा, उल्टा काम हो जाएगा ना। तो इसलिए हमें संज्ञान और संवेग दोनों की ही जरूरत होती है, दोनों आपस में अंतर संबंधित होते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं आपके अगले टॉपिक। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं आपके अगले टॉपिक की। 1 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आता है, आपके मैथ्स में, सीटेट में, कि स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल यानी सबसे छोटे सारगुणन और बिगेस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि सबसे बड़े सारगुणनखंड का कभी तो जोड़ पूछ लेगा, घटा पूछ लेगा, इस तरीके से एग्जामिनर पूछता है। मैंने सामने आपको स्क्रीन पर एक नंबर दिया हुआ है, इनका स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल निकालेंगे और बिगेस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे। देखो इसको ध्यान से सुनना, जब भी एग्जामिनर आपसे सबसे छोटा सारगुणन यानी स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल पूछे तो इन नंबर का आपको हमेशा क्या लेना है, एलसीएम ले लेना है, ठीक है। और उसके अलावा अगर एग्जामिनर आपसे सबसे बड़ा सारगुणनखंड यानी बिगेस्ट कॉमन फैक्टर पूछे तो जो भी नंबर दिया होगा उनका आपको एचसीएफ ले लेना है, ठीक। अब पहले निकालते हैं स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम। 5, 10 और 35 का एलसीएम निकालो, तो निकाल लेते भाई 5, 10 और 35 किससे कट जाएंगे, काट कर देखो, 2 से कट रहे हैं वैसे तो, 5 बन जाओ, चलो 2 से काट दो सबसे छोटे नंबर से, 5 तो कटेगा नहीं, 2 पंजे 10, उसके बाद 35, अब 5 से कट जाएगा, 5 बन जा 5, 5 बन जा 5, 5 से बन जा 35, अब नहीं कटेगा, तो कितना हो गया एलसीएम, 2 पंजे 10 और 10 और 7 70, तो आंसर निकल कर आ गया आपका 70, यानी स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल कितना निकला इसका, 70 निकल गया। अब बात करेंगे बिगेस्ट कॉमन फैक्टर की। बिगेस्ट कॉमन फैक्टर में मैंने बताया आपको एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ निकालने में वो सबसे बड़ा नंबर लेते हैं जो इन पूरे नंबर को डिवाइड कर दे, सबसे बड़े से बड़ा नंबर। अगर मैं सबसे बड़े से बड़ा नंबर 5 ले लेता हूं, देखिए 5 से 5 भी डिवाइड हो जाएगा, 10 भी हो जाएगा, 35 भी डिवाइड हो जाएगा, इससे बड़ा नंबर और नहीं ले सकते जो इन तीनों को डिवाइड कर देगा, तो हमारा बिगेस्ट कॉमन फैक्टर निकल कर आ गया 5। अब एग्जामिनर पूछता है कि सबसे छोटे सारगुणज का जोड़ सबसे, या इनका सबसे बड़े सारगुणज का जोड़ या इनकी घटा, जो भी पूछे, अगर जोड़ पूछे तो जोड़ दो 75 आ गया, अगर घटा पूछे तो 70 में से 5 गए 65 आ गया, गुणा पूछे तो 70 ही 5 में मल्टीप्लाई कर देना 350 आ गया, सिंपल। बस आपको ये पता होना चाहिए, स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल जब पूछे तो एलसीएम निकालेंगे नंबर का, बिगेस्ट कॉमन फैक्टर पूछे तो नंबर का एचसीएफ निकालेंगे। चलिए देखते हैं अगला टॉपिक। फ्रेंड्स, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है आपका प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू से, स्थानीय मान और जातीय मान से। देखो कुछ नहीं करना होता, एग्जामिनर कोई भी आपको नंबर दे देगा, फॉर एग्जांपल 7, 9, 5, 7, 8, 6, ऐसा आपको कोई नंबर दे देगा। इसमें पूछेगा इसमें 5 का स्थानीय मान बताओ और 5 का जातीय मान बताओ, या पूछ लेगा 5 के स्थानीय मान और जातीय मान में का क्या जोड़ होगा, इनकी क्या घटा होगी। देखो जब भी आपसे पूछेगा एग्जामिनर स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू की, जिस भी नंबर का आपको प्लेस वैल्यू पूछे, जैसे 5 का पूछा है तो 5 यहां पर है, इसके बाद जितने भी नंबर है उनको जीरो में कन्वर्ट कर दो, तो 5 के बाद कितने नंबर है, 1 2 3, 1 2 3, 5000 हमारी क्या निकल कर आ गई, स्थानीय मान निकल कर आ गया। अगर बात करें जातीय मान की, फेस वैल्यू की, तो फेस वैल्यू हमेशा उस नंबर का वही रहता है। जैसे मैंने आपको एक ट्रिक के माध्यम से बताया था कि देखो आदमी का फेस कभी नहीं बदलता, एक ही रहता है, लेकिन प्लेस बदलता रहता है, ठीक है। तो फेस वैल्यू 5 की क्या निकलेगी, 5 ही निकलेगी। अब यहाँ पर एग्जामिनर कभी ये पूछ लेगा कि 5 के स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर बताओ, तो यहाँ पर घटा देंगे। अगर पूछे इनका जोड़ बताओ तो इनको जोड़ देंगे, जो भी पूछे बस आपको ये चीज पता होनी चाहिए। सबसे सिंपल आपका ये चैप्टर है, लेकिन आपके सीटेट में आता है। बात करते हैं अगले चैप्टर की। देखिए फ्रेंड्स, अब बात करेंगे आपकी वैन हिले का ज्यामितीय स्तर, ज्योमेट्रिकल थिंकिंग जो जैन विले ने दी थी, इसके बारे में बात करेंगे। कई बार क्वेश्चन ये आता है कि ज्यामितीय स्तर किसने दिया था, तो ये दिया था वैन हिले ने, ठीक है। अब इसके अंदर क्या बताया था इन्होंने कि बच्चा ज्योमेट्री को किस प्रकार सीखता है। इसमें इन्होंने स्टेज बताए थे कि भाई ऐसे स्टेप बाय स्टेज बच्चा ज्योमेट्री को सीखता जाता है, जैसा आप लोग सीखे थे, मैं सीखा था। तो इसके लिए उन्होंने 5 स्टेज बताई थी। ये 5 स्टेज आपके सामने स्क्रीन पर है। अब देखिए स्टेज तो होती है 5, लेकिन लेवल होते हैं 4, क्योंकि लेवल 0 से शुरू है, तो कंफ्यूज मत हो जाना। लेवल होंगे आपके 4, 0 से लेके 4 तक, और स्टेज हो जाएगी आपकी 5। इनके बारे में बात करते हैं, यहाँ से आपका क्वेश्चन आता है। पहला है आपका लेवल 0, जिसको बोला जाता है चाक्षुषीकरण यानी कि विजुअलाइजेशन। इसमें बच्चा क्या काम करता है, इसमें बच्चा चीजों को देखकर उनकी इमेज बना लेते हैं। भाई मान लीजिए बच्चों को हमने कुछ भी चीज दिखाई, बच्चों को हमने ये चीज दिखा दी,
ठीक है। तो बच्चा को पता नहीं है सर्कल, बच्चा कहेगा ये तो रोटी है या केक है। बच्चों को तो मान लीजिए दूसरी चीज हमने दिखा दी, कोई भी शेप से दिखाई, तो बच्चा इसे देखते कहेगा ये तो टीवी है या बिस्कुट वगैरह जो भी कुछ कह देगा। और बच्चा आकृतियों की दिखावट के अनुसार उनको क्लासिफिकेशन करता है उनका, यानी बात आ रही है ना विजुअलाइजेशन, विजुअल यानी दिखावट के अकॉर्डिंग इनका क्लासिफाई कर देगा, ये टीवी है ये रोटी है, इस तरीके से इनका क्लासिफिकेशन करेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार आया आपके सीटेट के एग्जाम में कि किस स्टेज पर बच्चा क्लासिफिकेशन करता है शेप्स का। अगला लेवल आ गया लेवल 1, ये होता है आपका विश्लेषण, ठीक है, जिसको बोला जाता है एनालिसिस। इसमें बच्चा चीजों के ज्योमेट्रिकल नाम जानना शुरू कर देता है। यहां पर तो बच्चा चीजों को सिर्फ देखकर उनका क्लासिफिकेशन करता है, उनको जानकारी होती है, लेकिन इस स्टेज में बच्चा इनके ज्योमेट्रिकल नाम जानना भी शुरू कर देता है, इनकी प्रॉपर्टी के बारे में जानना शुरू कर देता है। अगला आपका लेवल 2 अनौपचारिक निगमन। इसमें बच्चा आकृतियों के बीच रिलेशन बनाना स्टार्ट कर देता है, ठीक है, लेकिन उनकी सिमिलरिटी के बेस के ऊपर, उनकी समानताओं के बेस के ऊपर। जैसे अब मान लीजिए बच्चों को एक रेक्टेंगल दिखाया हुआ है, अब बच्चों क्या काम करेगा, ये स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल की आमने सामने की साइड दोनों इक्वल होती है, स्क्वायर की सभी साइड इक्वल होती है, तो बच्चा सोचेगा क्यों ना रेक्टेंगल की हेल्प से इनकी दोनों साइड इक्वल होती है, क्यों ना मैं स्क्वायर बना दूं। तो बच्चा इनकी सिमिलरिटी के बेस पर रिलेशन बनाना स्टार्ट करता है। ये 3 ही जाननी आपके लिए जरूरी है, पेपर में सबसे ज्यादा 3 ही आपके काम आती है, बाकी की 2 इतनी आपकी नहीं पूछी जाती, लेकिन फिर भी जान लो। लेवल 3 होता है आपका औपचारिक यानी फॉर्मल। इसके अंदर बच्चा क्या काम करता है, फॉर्मूले वगैरह ढूंढने लग जाता है। बाकी आ जाएगी लेवल 4 रिगोर, दृढ़ता के नाम से। इसमें बच्चा अपनी ज्यामितीय चिंतन के अकॉर्डिंग काम करने लग जाता है, चीजें बनाने लग जाता है, ठीक है। ये 3 चीजें जानना आपके लिए जरूरी है, तीनों ही ये जो मैंने आपको बताई ये स्टेज, यहां से आपका क्वेश्चन बनते हैं। देखो फ्रेंड्स, एक चीज और, टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, मुझे भी वीडियो बनाते बनाते बहुत टाइम से मैं लग रहा हूँ वीडियो बनाते हुए, तो क्यों ना मैं इसको 2 पार्ट में कन्वर्ट करूँ। पार्ट आज आपका यही करते हैं, पार्ट 2 इसका मैं जल्दी अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगा, जिससे आपको टॉप जितने भी टॉपिक करा रहा हूँ वो आपको मिल जाए, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया है मुझे भी कराते कराते। और इसके अलावा एक और जरूरी अनाउंसमेंट, देखो कल 8 बजे आज तक की सबसे बेहतरीन वीडियो होने वाली है आपकी एनसीईआरटी के नाम से ईवीएस की। तो कल 8 बजे लाइव आ जाना, जितना भी आपके ईवीएस का एनसीईआरटी का कंटेंट है वो सब मैं आपको कराऊंगा अपने यूट्यूब चैनल पर लाइव। इससे बढ़िया क्लास शायद आपको कहीं देखने को मिलेगी ईवीएस एनसीईआरटी के नाम से। तो कल 8 बजे आ जाना, आपको एक क्लास मिलेगी, जितनी भी एनसीईआरटी की किताबों का निचोड़ है सब मैं करा दूंगा। ईवीएस को कराने के बाद मैं आपका सोशल साइंस कराऊंगा, साइंस कराऊंगा, पूरी एनसीईआरटी आपकी खत्म कर दूंगा। आपको कोई एनसीईआरटी अलग से कहीं नहीं करनी पड़ेगी। ये आज तक की सबसे महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है मेरी, जो मैं कल लूंगा आपके 8 बजे। तो जितने भी अपने यार दोस्त हैं, जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में, उनको बोल देना 8 बजे लाइव आने के लिए कल, और इस क्लास के लिए, क्योंकि ये ऐसी क्लास है जो आपके एग्जाम पास करा देगी आपको, ठीक है। और बाकी इसका पार्ट 2 मैं जल्दी अपलोड करूंगा, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक मैंने बहुत जल्दी कवर कराए हैं, तो बहुत टाइम भी इसके अंदर लग गया, तो पार्ट 2 जल्दी अपलोड करूंगा, ठीक है। वरना जिनको अगर लास्ट टाइम पर भी अगर नोट्स लेने हैं तो मेरा नंबर पर ले सकता है, मैसेज करके उसमें मिल जाएंगे सारे कंटेंट, आपको उसमें एक साथ डिटेल में भी मिल जाएगा। अगर चाहो तो लास्ट के टाइम पर उनको पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। बाकी कल 8 बजे तैयार रहना एनसीईआरटी की क्लास के लिए, अपने दोस्त यार सब जगह शेयर कर देना। इससे बेहतरीन और बढ़िया क्लास शायद ही आपको कहीं देखने को मिले। सारा पेपर एनसीईआरटी का आएगा तो इसमें से फंस जाएगा आपका, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फ्रेंड्स 8 बजे, थैंक यू।